मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पूरे इंडिया में बिना किसी ऐड के मीशो पे नंबर 1 है। रिटेलर को मार्जिन अच्छा दे रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा मार्जिन दे रहे हैं और मार्केट पूरा सेटअप करा के दे रहे हैं। सरसों वाला हनी, इसको व्हाइट क्रीम हनी बोलते हैं। ये ही ना कम से कम नहीं तो 20 से 25 गुना रेट में मिलता है यूरोप के मार्केट। एक शब्द सुना था मैंने नया आपदा में अवसर। मेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, इस चीज़ को मैंने 1.5 साल तक बताया ही नहीं कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। नहीं तो गांव में बुला लेते या फिर बोलते कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो। इतना लेवल तक का लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या ब्रांड बनाएगा। पहले मेडिकल करने गया था, मेडिकल में कुछ नहीं हुआ। फिर नौकरी करी तो नौकरी भी छोड़ दी। उसके बाद मैं MBA करके कौन सा कलेक्टर बनेगा। पहले तो MBA कर रहा था तो वो उन लोगों को समझ में नहीं आता MBA क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो जीतना बहुत ज़रूरी होता है। इस ब्रांड की खासियत सबसे पहले ये है कि इसमें हम लोग कोई केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, प्रोसेसिंग, एडल्ट्रेशन कुछ भी नहीं करते हैं। मार्केट में जो हनी आता है मोस्टली वो प्रोसेस्ड हनी आता है। प्रोसेस्ड हनी का मतलब ये होता है कि उसको हाई हीट पे फिल्टर किया जाता है। हनी में बहुत माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं फिल्टर करने पे। प्रोसेस में और फिल्टर में बहुत अंतर होता है। 80% तक एडल्ट्रेशन लीडिंग ब्रांड्स में पाया गया है कि हमारे जितने भी ई-कॉमर्स के, क्विक कॉमर्स के या डायरेक्ट कस्टमर है, हम उनको अपना पूरा लैब टेस्ट रिपोर्ट देते हैं। अगर इसमें कलर, केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स है, इस तरह से अगर बॉटम में बैठ रहा है वो हनी, अभी मेरे मौजूदा स्थिति में मेरे यहाँ पर 350 बच्चे से ज़्यादा इंटर्नशिप करके जा चुके हैं। हम आज सबसे पहले बेचने की बात नहीं करते, हम कस्टमर को प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं। उसके बाद में पूछते हैं सर आपको कैसा लगा, और जेन्युइनली ये मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट, सर आपको अच्छा लगा तो ही परचेज करें। आज किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड में आज हमारे साथ एक ऐसे यूथ हैं जिन्होंने 2020 में खुद का अपना हनी ब्रांड शुरू किया, और ये जर्नी कैसी उनकी रही और कैसे आज उनका मोटिव है कि हनी का जो उनका ब्रांड है उसको वो देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने इस ब्रांड को पहुंचाएं और लोगों तक शुद्ध हनी पहुंचाएं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल भी बेहतर हो। आज हमारे साथ किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड में है बायसो धाकड़ जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो बायसो जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट से आपका सफ़र शुरू हुआ, MBA की आपके पास डिग्री रही। एक होता है ना कि MBA करके कॉर्पोरेट लाइफ में रहेंगे, लेकिन आपने एग्रीकल्चर फील्ड को चुना। तो क्या कोई ऐसा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा कि हाँ मुझे अब इस एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है? जी बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट ये रहा कि एक तो क्वालिटी मार्केट में अच्छी नहीं मिल रही है, दूसरी कि किसानों की जो आय है वो बहुत सीमित आय है। तो उनके लिए भी एक तकलीफ थी। किसान का बेटा हूँ, किसानी मैंने खुद ने की है, तो मैं खुद भी किसान हूँ। पहले किसान हूँ, बाद में मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने बहुत बारीकी से देखी हैं, महसूस की हैं। मेरे पास बहुत अच्छा एक जॉब था जो मैंने 1.5 साल किया और अच्छी ज़िंदगी में जी रहा था, लेकिन किसानों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जॉब करते हैं और अपना सेटल हो जाते हैं। मेरा विज़न इसमें यही है कि किसानों को अतिरिक्त आय मुहैया कराई जाए, लोगों को अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप कराई जाए, जिसपे हम अपनी प्रोडक्ट में ना कोई केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, प्रोसेसिंग, एडल्ट्रेशन इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, और उचित दामों पे हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पर बेचते हैं। जी, अभी जैसे आपने यहाँ पे जिक्र किया कि कई किसानों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो कैसे आपने शुरुआत करी इसकी बायसो ऑर्गेनिक्स अपने ब्रांड की, और किस तरह से होता है ना शुरुआत में किसानों तक जुड़ना एक अपने आप में भी एक चैलेंज होता है, उनका जो विश्वास है वो जीतना। तो कैसे आपने किसानों का जो नेटवर्क है वो अपने साथ खड़ा किया, और कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी लगभग 250 किसान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मोस्टली मेरे गांव के हैं, आसपास के, मेरे रिलेटिव हैं। मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो खेती नहीं करता हो, शहद का काम नहीं करता हो। और दूसरा ये है कि अभी हनी का मार्केट ना बहुत वैक्यूम मार्केट है। क्वालिटी वाइज में बात करूँ तो हनी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 27 बिलियन का मार्केट साइज है हनी का, और लेकिन जो क्वालिटी है वो नहीं आ रही है। अभी आपने देखा होगा NMR में 17 बड़े ब्रांड्स फेल हो गए थे, 22 में से 17 बड़े ब्रांड फेल हो गए क्वालिटी पैरामीटर्स पे। तो हम किस तरह की चीज़ें दे रहे हैं अपने यूथ को, अपने समाज को, अपने देश को, और चूँकि हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से हैं हनी या बाकी और चीज़ों की बात करूं तो, और ये हमारा जो अच्छा प्रोडक्ट है वो बाहर जाता है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, लोग समझते नहीं है। कोविड आया है तब से लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई है, तब से ऑर्गेनिक चीज़ों को समझने लगे हैं, तब से थोड़ा सा स्विच हुए हैं। जो पहले ब्रांड स्पेसिफिक थे अभी क्वालिटी स्पेसिफिक हो गए हैं, तो वहाँ से लोगों की मानसिकता काफ़ी हद तक बदली है।
और हमारा भी उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ें और इंडिया और इंडिया से बाहर अच्छे प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेके आएँ। जी, मैं यहाँ अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि कोविड का वो दौर था जब कई सारे जो बिज़नेसेस हैं वो बंद हुए, उनको नुकसान भी हुआ और उसी दौर में 2020 यस में मैम। जो सर हैं उन्होंने अपना जो बिज़नेस है वो शुरू किया। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि एक रहा होगा ना कि यार सारे बिज़नेसेस पे इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्या मुझे ये शुरू करना चाहिए? एक शब्द सुना था मैंने नया-नया कि आपदा में अवसर। तो आपदा थी उस टाइम पे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एमबीए के मैं थर्ड सेमेस्टर में था, प्लेसमेंट हुआ नहीं था, वो चिंता अलग थी और इस तरह का ऐसा कोई आइडिया नहीं था। मेरा ऐसा था कि 3-4 साल मार्केट कंपनियों से कॉर्पोरेट का एक्सपोज़र लेके उसके बाद में कुछ सोचूँगा मैं। तो वहाँ ऐसा हुआ कि मेरे एक मेंटर थे, वो अभी नहीं है, कोविड में उनका देहांत हो गया। अखिलेश दुबे सर। उन्होंने काफ़ी मुझे इस चीज़ के लिए वो किया था कि तेरे पास में अच्छे प्रोडक्ट हैं। चूँकि मेरा ऐसा था कि मैं गाँव से घी लेके आता था, किसान परिवार से हूँ, तो सभी में बाँट देता था। शहद लेके आता था, तो जो मेरे दोस्त थे, मेरे फैकल्टीज़ थे, उनको बाँटता था। तो वो हमेशा एप्रिशिएट करते थे कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इनको मार्केट प्लेस में लेके आओ। चूँकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना, वो एजुकेशन बैकग्राउंड है या बाकी का बैकग्राउंड है, वो मेरा ऐसा बिज़नेस का था नहीं। तो बिज़नेस का कोई एक्सपोज़र नहीं था कि किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह से मार्केट में लाना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या लीगैलिटीज़ होती हैं, किस तरह से ब्रांडिंग होगी, किस तरह से लेबलिंग होगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी। मैं ब्लैंक था, मैं ज़ीरो था। बट हाँ, जब मैंने ठाना था, तब मेरा जोश, जुनून, जज़्बा बहुत हाई था कि कर लूँगा। भले ही कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन पूछ-पूछ के, समझ के सारी चीज़ों को लोगों से पूछ के कर लूँगा मैं। और वो चीज़ है आज। हम यहाँ इवन मीशो पे हम टॉप पे बैठे हैं, अमेज़न, ब्लिंकिट मेरा हर जगह पे है। तो ये चीज़ है। जी, अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे कि 2020 में इनकी जर्नी शुरू हुई, तो 2020 से और आज 2026 में जब आप खुद को देखते हैं, तो कैसा आपको फ़ील होता है? तो ये जो दो जर्नी है वो कैसी रही है? 2020 का मैं थोड़ा वाक़या उससे पहले थोड़ा-सा जाता हूँ मैं। मैं एक छोटे से गाँव से हूँ। बहुत ऑर्थोडॉक्स सराउंडिंग है वहाँ की। गवर्नमेंट जॉब में मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन थोपी जा रही थी मुझे कि मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था, बहुत ज़्यादा मेधावी नहीं था, लेकिन एवरेज स्टूडेंट था। मैं गाँव से, जैसे मैंने बताया कि हिंदी मीडियम से और सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो कोई विज़न नहीं था। छोटे-छोटे सपने थे कि एक बाइक हो अपनी खुद की, या फिर अपना कुछ बड़ी सिटी में जाएँ, वहाँ रहें, लोगों के साथ में तालमेल बैठा के रखें। खेती की तो अलग तरह की मानसिकता थी, धीरे-धीरे बाहर निकले और वहाँ से निकलने के बाद में जब जो जर्नी शुरू हुई, मैंने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा। कोई सपोर्ट नहीं, बहुत धक्के-मुक्के खाए हैं, बहुत लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है। चूँकि जो किसान होते हैं थोड़े भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उस चीज़ का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो मैं गाँव से निकला, जैसे मेरा 12th 11th तक मैं गाँव में पढ़ा और गाँव के पास में हम साइकिल से जाते थे पढ़ने के लिए। वहाँ से निकल के फिर मैं मेडिकल का सपना था मेरा, क्योंकि मैं देखता था कि बहुत बीमारियाँ होती हैं लोगों को, तो डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करने का सपना था। तो वहाँ से निकल के मैं इंदौर आया, वहाँ नीट की तैयारी के लिए मैंने कोशिश करी। मेरा एमबीबीएस में तो नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे बीडीएस मिल गया। तो कुछ टाइम मैंने बीडीएस में कुछ करके छोड़ दिया कि मैं दोबारा अटेम्प्ट करूँगा और मेडिकल में हो जाएगा मेरा। उस दौरान जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुईं कि थोड़ा घरवालों ने विश्वास नहीं हुआ कि अटेम्प्ट नहीं हुआ है, तो घरवालों ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया। और हम ऐसे हैं कि पापा के पास में बैठ के बात नहीं कर सकते, बड़े भाई के पास में बैठ के बात नहीं कर सकते। जो सपना था सबसे बड़ा कि लोगों की सेवा करेंगे डॉक्टर बनने का, वो भी सपना छूट गया। देन उसके बाद में फिर मैंने मजबूरी में जॉब किया, क्योंकि खुद का खर्चा चलाना था और काफ़ी 2 टाइम में मैं जॉब करता था उस टाइम पे मजबूरी में। साथ में गवर्नमेंट की तैयारी करी और मैंने 2 साल में सेमी गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में, जो बिजली घर विभाग होता है ना, उसमें 2 साल जॉब किया। तो उस दौरान मैंने थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था और वो फिर उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें बैठे का काम था कोई, और मैं जुनूनी आदमी, मुझे काम करना पसंद है। वो छोड़ के फिर मैंने ऐसे ही सडन डिसाइड किया कि मुझे अब कुछ और करना है, उसमें किक नहीं मिल रहा है। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मुझे सीमेट का एग्ज़ाम देना है। और अच्छा, मेरा एक कॉलेज था, वो मेरा ड्रीम कॉलेज था, मतलब है प्राइवेट लेकिन ड्रीम कॉलेज था। प्रेस्टीज कॉलेज से मैंने एमबीए किया इंदौर के से। उसका टेस्ट दिया, वो क्वालीफाई किया और वो 1 महीने के भीतर ही डिसाइड किया। और वो क्यों किया, कोई विज़न नहीं था, बस कि यहाँ से निकलना है। इसमें मैं बहुत बोर हो गया था, कुछ काम नहीं था करने को बिजली घर में। वहाँ से फिर मैंने एमबीए चलने लगा था। बीइंग ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट काफ़ी दिक्कत आई थी। मेरा बैकग्राउंड है वो मेडिकल का है, बीच में थोड़ा सा 3-4 साल का गैप हो गया था।
फिर मैंने पढ़ाई करी वहाँ, नेटवर्क अच्छा बनाया, लोगों से कनेक्शन अच्छे बनाए, टीचरों से कनेक्शन अच्छे बनाए। फिर इस तरह से मैं गाँव फिर मेरा घर पे भी सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, कुछ टाइम हो गया था। तो गाँव से चीज़ें लाता था, मेरा फ्लैट था 2 BHK, तो वहाँ बहुत सारे दोस्त लोग रहते थे। तो सबको मुझे ऐसा क्या है, मैं इस प्रवृत्ति का आदमी हूँ, किसानों को अन्नदाता बोलते हैं, कि लोगों को बना के खिलाने का बहुत शौक था। और ये मेरी मतलब वन ऑफ द बेस्ट हॉबी थी उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता 20-25 लोग बैठे हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूँ और वो खिला रहा हूँ। तो इस तरह से घर से सारी चीज़ें आती थी, कोई आइडिया ही नहीं था। चूँकि मेरे घर पे तो सरसों का तेल भी होता है, उसका भी ब्रांड सोच सकता था, आटा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर हनी से इसलिए आया था कि मैंने अभी जो कोविड में मैंने चीज़ महसूस करी, इम्यूनिटी वाला, मैं उस चीज़ पे आता हूँ। तो धीरे धीरे लोगों ने, दोस्तों ने, मेरा एक दोस्त था ऋतिक, हम जब साथ में इंटर्नशिप करते थे ना, ब्रिटानिया में मैंने इंटर्नशिप करी थी, तो हम लोग वैसे ही देखते रहते थे। तो उसने मुझे आइडिया दिया था कि भाई तू तेरे प्रोडक्ट क्यों नहीं लेके आता है, तेरे पास में इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तू लाएगा तो मतलब धमाका हो जाएगा मार्केट में। यहाँ से वो चीज़ें करते रहे, वो लोग बोलते रहे, लेकिन मेरे पास में कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, कि ऐसा कुछ विजन नहीं था उस टाइम पे। ग्रेजुअली चीज़ें होती गई, फिर कोविड आ गया। कोविड आया तब मैंने देखा कि लोग इम्यूनिटी वाला, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट रहा था, इम्यूनिटी को समझता था, लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, हनी का क्या रोल होता है। मेरे से डायरेक्टली रॉ में हनी मांगने लगे लोग, तो मैंने कहा रॉ में मांग रहे हैं तो फिर मैं इसको ब्रांड ही बनाता हूँ। तो फिर ऐसे वो जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे कुछ दोस्त थे, रोहित बौरे, प्रखर शर्मा, ये लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। तो हम पहले प्लास्टिक की बोतल में देते, सबसे पहले हमने FSSAI से वो लिया, क्वालिटी टेस्ट कराया, क्वालिटी टेस्ट में सब सारी चीज़ें 1 नंबर थी। उसके बाद में फिर हमने प्लास्टिक बोतल में स्टार्ट किया था, बट वही चीज़ें थे, हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो प्लास्टिक में क्यों दें। तो फिर हमने कांच की बोतल तुरंत हमने इमीडिएटली चेंज कर दी। तो पहला जो मेरा था वो मैंने 17 सितंबर 2020 को कॉलेज में प्रोग्राम था, क्योंकि मेरे कॉलेज के जो फाउंडर हैं NM जैन सर, उनका जो प्रेस्टीज के ऑनर में उनका भी बर्थडे था, तो प्रोग्राम था, तो उनके हाथों से ही फिर प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ। उस दिन मेरे पास जितनी यूनिट थी वो सोल्ड आउट हो गई। मैंने 35,000 के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया था। उसमें मैंने कुछ दोस्त से थोड़े पैसे उधार लिए थे, कुछ मेरे पास थोड़े सेविंग्स के बड़े बचे हुए थे, क्योंकि मैं इंटर्नशिप करता था, वहाँ से मुझे इंसेंटिव मिलता था। तो वो सेविंग करके फिर मैंने धीरे धीरे जो बेसिक चीज़ें हैं प्रोडक्ट तैयार करना, तो मेरा वहाँ पे 70,000 के आसपास मेरा सेल हो गया था। अच्छा। 2 दिन में जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था। फिर मुझे समझ में आ गया कि मैं ना MVP पे काम किया, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मार्केट फिट मैंने समझा, सारी चीज़ें फिर मैंने बारीकी से समझी कि क्या होता है। फिर बाकी जो अभी मेरी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनी है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है। हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस मतलब इंटरनेशनल लेवल के हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। और वहाँ से जैसा कि मैंने बताया स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी अगेन वो बैक ऑफ द माइंड यही था कि प्लेसमेंट लेना है, MBA करना है। तो फिर मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, मुझे इंदौर से बाहर नहीं जाना था, तो जॉब की 1.5 साल साथ में ये चलाया। दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो रेवेन्यू मॉडल होता है कि बिज़नेस का, वो तो आपको या तो आप फैमिली से सपोर्ट वो ले सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टर ले सकते हैं, या फिर बैंक से। तो मेरे पास में कुछ भी नहीं था ऐसा। ऑर्गेनिक डिमांड आ रही थी, उसको मैं फुलफिल कर रहा था, कि किसी फैकल्टी ने बोल दिया कि 2 किलो हनी पहुंचवा देना, या किसी दोस्त की फैमिली में, क्योंकि यूथ उस टाइम पे खा नहीं रहा था। कोविड में लोग फिर खाने लगे थे, उससे पहले नहीं खा रहा था। तो फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिमांड आने लगी, और फिर मेरी जॉब लग गई थी, प्लेसमेंट हो गया। और मुझे पूरा MP ट्रैवल करना पड़ता था। रात को ट्रैवल कर रहा हूँ, दिन में काम कर रहा हूँ, फिर वहाँ से दूसरी शिफ्ट ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 24 घंटे काम हो रहा था, और मुझे इंदौर छोड़ना पड़ रहा था। तो मैं हार्डली 10 दिन ही प्रोडक्ट के लिए काम कर पाता था, क्योंकि इंदौर में रहता था रात में। तो खुद से ही पैक करना, खुद से ही सारे लेबल स्टिकर डिज़ाइन करना, सारी चीज़ें करना, पेस्ट करना, मैनुअली सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे। फिर मैं सीनियर हो गया था, पास आउट नहीं हुआ था, मेरा प्लेसमेंट लग गया, जॉब करने लगा था। कोविड की वजह से हमारा जो लास्ट सेमेस्टर था ना, वो एक्सटेंड हो गया था 6 महीने। तो फिर मेरे जो मेंटोर थे, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और बैठाया कि तेरा विजन क्या है इसको लेके, अभी टाइम पास में चल रहा है। तो मैंने फिर उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करी कि अभी जो मौजूदा स्थिति है ना, उसके हिसाब से विजन पे बात करना बेईमानी होगी, क्योंकि अभी मेरे पास में रिसोर्सेस नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अभी मैं ही हूँ, और मुझे नॉलेज भी नहीं है उतनी कि प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से पोजीशन किया जाएगा, क्या MVP होती है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, किस तरह से ब्रांडिंग मार्केटिंग होती है, किस तरह से पोजीशनिंग होती है मार्केटिंग में। तो मुझे कुछ भी नहीं। तो बोल रहे कि हम जब आगे जाते हैं ना, एक 4 कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ से आगे का रास्ता दिखने लगता है। तू पहले थोड़ा सा आगे बढ़, अभी तूने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो एक दिन हवा बनी,
लोगों ने सोशल मीडिया पे सब जगह सर्कुलेट किया। उसके बाद में कोई अता पता नहीं है, चूँकि मैं जॉब कर रहा था और मैं अपने जॉब के लिए एकदम निष्ठा भाव से जॉब करता था। मेरी अच्छी चीज़ ये रही है शुरू से कि मैंने भले ही इंटर्नशिप करी है, कोई मुझे पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर आप मुझे 100 रुपये दे रहे हैं तो मेरी ये भावना नहीं है कि मुझे आपको 100 रुपये का काम करना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए 400 रुपये का भी काम करके दूँ। उसी दौरान फिर मेरी एक और इंटर्नशिप जो दिल्ली में हुई थी, यहाँ पे भी बहुत सीखा मैंने। तो इंटर्नशिप ने मेरे को बहुत हेल्प किया जब मैं एज अ इंटर्न था, और इंटर्नशिप ने मुझे बहुत हेल्प किया ब्रांड बनाने में। आज ये जो ब्रांड है वो इंटर्न्स की वजह से है। पहला मेरा इंटर्न था प्रकाश शर्मा, जो मेरा छोटा भाई जैसा आज भी मेरे साथ में वो, और उसने बहुत सपोर्ट किया आउट ऑफ द वे, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं थी और मैं हर किसी पर ट्रस्ट कर लेता था। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा उलझे हुए थे हम लोग, तो ऐसी दिक्कत आने लगी थी, फिर चीज़ें समझ में आने लगी, अच्छे लोग मिले, और वो एक कहावत है कि लोग जुड़ते गए कारवां बढ़ता गया। आज भगवान की कृपा है कि हम इंटरनेशनल भी जाके आए। अभी जैसे आपने जो इंटरनेशनल का आपने जिक्र किया कि आपके और भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो जा रही हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइए, और कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जी, और क्या उनकी खासियत है। सबसे पहले तो मैं हनी की बात करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा ब्रांड है बाइसो ऑर्गेनिक्स के नाम से, बाइसो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, लेकिन ब्रांड का नाम बाइसो ऑर्गेनिक्स है। बाइसो मेरा निकनेम है, उसी के नाम से ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनी है। सारे डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस के साथ में हम काम करते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। इस ब्रांड की खासियत सबसे पहले ये है कि इसमें हम लोग कोई केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, प्रोसेसिंग, एडल्ट्रेशन कुछ भी नहीं करते हैं। मार्केट में जो हनी आता है मोस्टली वो प्रोसेस्ड हनी आता है। प्रोसेस्ड हनी का मतलब ये होता है कि उसको हाई हीट पे फिल्टर किया जाता है। हनी में बहुत माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं फिल्टर करने पे। इसको हम सिर्फ फिल्टर करते हैं, इसको प्रोसेस नहीं करते हैं। प्रोसेस में और फिल्टर में बहुत अंतर होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। और मेरी फैमिली 20 साल से और मेरे गांव वाले 20 साल से शहद उत्पादन में है, तो हम लोगों को ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ती नहीं। प्रोडक्शन इतना अच्छा है हमारा कि हमने बहुत सारे ब्रांड्स चलाए हैं। एक्चुअली उनको इतनी सप्लाई दी है, मैं भी नाम नहीं बताऊँ, बहुत 6-6 साल सप्लाई दी है एक एक ब्रांड को हमने। और लोग ब्रांड को लेके थोड़ा फैसिनेटेड हैं और उसको लेके थोड़ा सा वो है। तो लोगों में अभी जब रिपोर्ट्स आई हैं, NMR टेस्ट रिपोर्ट आई, क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट आई, बहुत सारे दिक्कतें आई मार्केट में, तब लोगों में समझ में आया कि ऑर्गेनिक चीज़ क्या है। कोविड ने बहुत अच्छा वो किया था कि हनी से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हमने रिटेल पकड़ा, रिटेल स्ट्रॉन्ग किया। आज मेरा प्रोडक्ट मैं अगर बात करूँ, MP में लगभग 5,500 दुकान पे मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है अक्रॉस मध्य प्रदेश। इसमें हम अभी 2 अलग सिटी गए हैं, तीसरा अभी हमारा दिल्ली है, जिसमें हमारा गुजरात में सप्लाई है, महाराष्ट्र में सप्लाई है, दिल्ली में भी हमारा रिसेंटली हमने साकेत में ऑफिस लिया है। तो यहाँ हमारे अभी कुछ बच्चे हायर किए हैं जी। अच्छा, मैं क्वालिटी पे बात कर रहा था, तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि मेरे पास में एक एक्जॉटिक चीज़ है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, ये सिदर हनी है। सिदर मतलब वाइल्ड बेरी होती है, छोटा वाला बेर। और भी है मेरे पास में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाइट क्रीमी हनी बोलते हैं इसको, इंडिया में मार्केट बहुत कम है इसका। ये तुलसी हनी है, ये सौंफ हनी है, ये आप देखेंगे लीची हनी है, ये अजवाइन है, और ये रेगुलर हनी है। इस तरह से हमारे पास में ये अभी 17 प्रकार का हनी होता है। अलग अलग सीजन का अलग अलग फ्लोरा का अलग अलग हनी होता है। जैसे वाइट क्रीमी हनी बताया मैंने, ये मस्टर्ड हनी होता है। आसपास हमारे मस्टर्ड के खेत होते हैं, उनके बीच में ही हमारा पूरा सेटअप होता है। बी अपने हाइव से निकलती है बाहर नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, फूलों का रस, जिससे शहद बनता है। तो आसपास अगर सरसों के खेत हैं तो सरसों के फूल के रस से जो मधुमक्खी शहद बना रही है, तो उसमें नेचुरली सरसों वाला एसेंस आ जाता है। मतलब तो जिसमें जो फ्लोरा है, लोग फ्लेवर हनी बोलते हैं, लेकिन वो सही टर्म नहीं है, फ्लोरा हनी बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि फ्लेवर से मतलब होता है ऐड किया है, लेकिन वी आर नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल एसेंस एंड फ्लेवर। तो ये नेचुरल फ्लेवर है, फ्लोरा है। ऐसे ही अजवाइन है, तो अजवाइन के खेत होते हैं आसपास। अगर हमारे खेत हैं तो ठीक है, नहीं तो हम माइग्रेट करते हैं। जैसे लीची के लिए हम बिहार माइग्रेट करते हैं, हमारे खुद के फार्म्स के लिए। मोस्टली 7 महीने हम अपने खुद के फार्म के आसपास रखते हैं और 5 महीने हम माइग्रेट करते हैं। ये एक ब्लैक फॉरेस्ट हनी है, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में। इसके अलग हेल्थ बेनिफिट है। ये बच्चों में कमजोरी होती है, इम्यूनिटी कमजोर है, हार्मोनल बैलेंस के लिए, हार्मोनल ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, एक्टिव रहने की हाई एनर्जी होती है इसमें। और ये औषधि के तौर पे भी यूज किया जाता है। इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि हम डीप फॉरेस्ट में इसको शिफ्ट करते हैं, प्लांट करते हैं। जैसे उत्तराखंड में हम, जैसे गर्मी पड़ती है, मैं जिस क्षेत्र से हूँ वो ग्वालियर के पास में सबलगढ़ है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो मधुमक्खियों के लिए सर्वाइव
वेल कंडीशन थोड़ी कंफर्टेबल नहीं रहती है, तो उनको फिर गर्मियों में 2-3 महीने शिफ्ट करना पड़ता है। ओके। तो हम लोग उत्तराखंड में जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है वहाँ शिफ्ट करते हैं। ओके। इसी तरह से कोरिएंडर के लिए हम गुना शिफ्ट करते हैं। अजवाइन के लिए पहले हमारे खुद के फार्म्स में होती थी आसपास, लेकिन अभी हम राजस्थान में कर देते हैं। अकेसिया के लिए हम राजस्थान में करते हैं। कोरिएंडर के लिए मेरे मामा की ज़मीन है सीपरी के आसपास, तो गुना सीपरी वाले बेल्ट में करते हैं। इस तरह से मैंने मस्टर्ड का मेरा खुद का ही होता है। जो मल्टी फ्लोरा है, मल्टीपल फ्लोरा का मतलब ये रेगुलर जो हनी है उसको मल्टी फ्लोरा हनी बस बोलते हैं। इस मीन कि ये मल्टीपल फ्लावर से बी ने लिया है। ये जो मार्केट में जितना भी है ना 95% हनी है वो मल्टी फ्लोरा बेच रहे हैं, या फिर उसको अलग अलग फ्लोरा का आया है उसको मिक्स करके फिल्टर करते हैं, देन उसको मार्केट प्लेस पे बेचते हैं। लेकिन ये हमारा जो हनी है ये मल्टी फ्लोरा ऐसे है कि बी ने ही मल्टीपल फ्लावर से कलेक्ट किया है, देन इसको मल्टी फ्लोरा हम बोलते हैं। और जो मार्केट में जो मल्टी फ्लोरा है वो कैसे अलग वो है? मिक्स करके वो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ। जैसे कोई कंपनी है उनका मैनेजर वो होता है, थर्ड पार्टी होती है। सपोज कि कोई XYZ ब्रांड है, हाँ। वो उसके पास सप्लाई नहीं है, वो उनकी एक थर्ड पार्टी होती है, और उनके पास में भी एक थर्ड पार्टी होती है जो किसानों को टैकल करते हैं। अब किसान के पास में 20 बकेट हनी की, इसको जब निकाला जाता है तो बकेट में रखते हैं, 30 kg के अराउंड एक बकेट होता है। तो इसको एक किसान के पास 50 बकेट हैं, उसमें से 20 बकेट हैं मस्टर्ड हनी की, 10 बकेट हैं अजवाइन हनी की, 5 बकेट हैं सौंफ हनी की, ऐसे कर करके उसके पास में 50 बकेट हैं सपोज। तो वो उससे 50 की 50 बकेट खरीद ली और उनको मिक्स कर दिया। ओके। तो वो उनका वो मल्टी फ्लोरा होता है। और हम अलग अलग इसको सेग्रीगेट करके रखते हैं। तो सेग्रीगेट करने का ये होता है कि जो पर्टिकुलर फ्लोरा का हनी हमने उसको प्रोक्योर किया है, तो उसको फिर हम पर्टिकुलर अलग पैकेजिंग में बेचते हैं, क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट भी अलग होते हैं। जैसे डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए ये जामुन हनी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ना हनी के बेनिफिट तो होते ही हैं, जामुन के भी बेनिफिट ऐड ऑन हो जाते हैं। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश में जामुन के जो यहाँ पे बाग हैं वहाँ शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। इसमें कई तरह की जो मिलावटें हैं वो भी पाई जाती हैं, तो इसको लेकर कई मिथ्स हैं। तो मैं चाहूँगी, आप इस बिजनेस में हैं तो मुझे बताइए कि कैसे इसकी पहचान हो कि ये हनी सही है या नहीं है? जी, सबसे पहले तो FSSAI ने डाल रखा है अपने उस पे पेज पे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। सबसे आसान और सबसे कारगर जो तरीका है ना, जो इजीली हम चेक कर सकते हैं बिना लैब टेस्ट रिपोर्ट के। अभी तो सबसे पहले हमने ये किया है कि हमारे जितने भी ई-कॉमर्स के, क्विक कॉमर्स के या डायरेक्ट कस्टमर है, हम उनको अपना पूरा लैब टेस्ट रिपोर्ट देते हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को मेक श्योर हो कि जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहे हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, तो हम प्रमाण के साथ में कस्टमर को हम सारी चीज़ें देते हैं। जैसे कि मैं प्लीज कम एक बार आप इसको। यस, जैसे कि FSSAI ने भी डाल रखा है हनी को, अगर इसमें कलर, केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स है तो ये डाल के इसको डालेंगे। अगर ये बॉटम में बैठ रहा है, अगर इसमें कलर होगा तो ऊपर घुल जाएगा, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल कुछ भी होगा तो ऊपर में घुल जाएगा। इस तरह से अगर बॉटम में बैठ रहा है वो हनी शुद्ध है। ये आप एक बार देख लीजिएगा। जब तक इसको आप कुछ इस पर लीजिए, जब तक इसको ऐसे करके घोलेंगे नहीं तब तक नहीं घुलेगा। ये आप देख सकते हैं। ऊपर का पानी साफ है एकदम। हाँ, ऊपर का पानी साफ है, और उसमें कलर, प्रिजर्वेटिव कुछ भी होता ना, तो ये हनी का ये आप देख। और शहद को आयुर्वेद में औषधि बोलते हैं, और पानी की मिला। हनी एक वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है जिसको किसी चीज़ के भी साथ में मतलब खा सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा चीज़ें ठंडी नहीं हो और गर्म नहीं हो। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हनी के बारे में बहुत सारे मिथ है। आप ना सुबह गुनगुने पानी में ल्यूकवार्म वाटर में लीजिए नींबू और शहद, ल्यूकवार्म में लीजिए। लोग क्या करते हैं कि पानी को बहुत गर्म कर लेते हैं, और हनी में ना बहुत माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो गर्म करने पे, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया कि वो नष्ट हो जाते हैं। आधे से ज़्यादा पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, बहुत उसमें नाजुक पोषक तत्व होते हैं। और हनी को ना तो बहुत ज़्यादा गर्म करना चाहिए और ना ही फ्रीज में रखना चाहिए, वो उसके पोषक तत्व काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं, कुछ केस में तो उल्टा नुकसान भी करने लगता है। तो हनी को रूम टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए। तो आपने अपना वो जो नीट वाला था, आपका एक एम था कि लोगों की सेहत बनानी है, वो आपने अपना जो आपने अपना ब्रांड शुरू किया उसके साथ आपने इसको आगे बढ़ाया। एग्जैक्टली, वहाँ सपना था वो कि लोगों के लिए कुछ करना है जी, और वो सपना टूट गया मेरा। तो एक इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत बड़ा हुआ मेरे लिए। मैं तकरीबन 6 से 7 महीने डिप्रेशन में रहा। मेरा कुछ पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ें थी जीवन में, वो साथ में हुई, तो उन सब चीज़ों से निकल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था।
तो इसमें मुझे विजन दिखा। अभी मैं काम करता हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं, रिपीट ऑर्डर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पूरे इंडिया में बिना किसी ऐड के मीशो पे नंबर 1 है। आप ऑर्गेनिक हनी सर्च कीजिए, मेरा ब्रांड पूरे इंडिया में टॉप पे दिखता है। और ये मेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये हमारी परफॉर्मेंस मार्केट है। हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया, कस्टमर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद में उनको अच्छा लगा, उन्होंने रिव्यू किए, रिव्यू करे तो लोगों ने देखा, और ऑर्गेनिकली जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको कि हम नंबर 1 है। आप मीशो पे सर्च कर सकते हैं ऑर्गेनिक हनी। तो ऑर्गेनिक हनी सर्च करोगे या हनी भी सर्च करोगे तो टॉप 2 या टॉप में, मैंने अभी काफ़ी टाइम से सर्च नहीं किया, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, शायद आप बता सकते हैं। डेफिनेटली हम सर्च करेंगे हाँ, और उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे। हाँ, ऐसे ही हमने ग्रेजुअली फिर अमेजोन पे किया। अमेजोन से हमें बिजनेस मिलने लगा। मेरे लिए चैलेंजिंग थोड़ा सा जो था वो ब्लिंकिट था, क्योंकि ब्लिंकिट पे मैं 6 महीने से रेगुलर फॉलोअप ले रहा था, मेल कर रहा उनको सारी चीज़ें। तो कभी कोई दिक्कत आ रही थी, कभी कोई दिक्कत, मतलब वो ऐसा था कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है मार्केट में कि नहीं है। देन जब उस पर हुआ तो मेरा स्टार्ट हुआ पुणे से, और मेरा 3 से 4 दिन में प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आउट ऑफ स्टॉक। और आपको मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखा सकता हूँ, मैंने ऐड नहीं चलाया। सिर्फ जब प्रोडक्ट को ब्लिंकिट पे लिस्ट करते हैं ना, तो उनका एक प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करते हैं 25K प्लस GST, मतलब पर SKU का। तो वो ऐड के लिए रहता है। तो मेरा वॉलेट पूरा ऐड का भी भरा हुआ है। मैंने आज तक उसमें ऐड ही नहीं चलाया, और पुणे मेरे लिए बेस्ट सेलिंग बन गया है अभी। पुणे, बॉम्बे, आपका NCR और अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, मेरा हर मेट्रो सिटी में ब्लिंकिट पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। 15 मार्च या मार्च के एंड तक मेरा हर Tier 2 सिटी में स्टार्ट हो जाएगा ब्लिंकिट। ओके। अभी जैसे हमारी बातचीत भी चल रही थी कि आप इंटरनेशनली आपका विजन है अपने प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने का। अभी आप उस जर्नी में कहाँ खड़े हैं, और आगे का 5 साल 10 साल का आगे का क्या विजन है आपका? देखिए, विज़न हमारा बहुत बड़ा है। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें तो हम बहुत बड़े प्लेयर नहीं हैं, कहना चाहिए। लेकिन हम जिस मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं वहाँ से हमें रिस्पांस बहुत तगड़ा मिल रहा है। तगड़ा एज इन कि हमने जहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपना रिटेल में, मैं रिटेल की बात करता हूँ क्योंकि मैंने मार्केटिंग से MBA किया है, और मुझे सबसे ज़्यादा किक वैसी से मिलता है। मैं जाता हूँ दुकानदार को प्रोडक्ट टेस्ट कराता हूँ कि भैया हम 2200 ऑर्गेनिक से आए हैं, हम हनी में डील करते हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी USP है, हम आपको मार्जिन ऑलमोस्ट डबल दे रहे हैं, ताकि वो भी मोटिवेट हो हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्ट पहले हम अपने रिटेलर को, दुकान वाला या मेडिकल वाला या सुपर स्टोर वाला होता है, उसको मेक श्योर कराते हैं कि क्वालिटी से हमारे को वो सेटिस्फाई हो, ताकि वो अपने कस्टमर को उस कॉन्फिडेंस से बेच पाए। तो हम लोग रिटेल में इस तरह से काम करते हैं। अभी हमारी रिटेल की अच्छी टीम है। जिस तरह से इंदौर में मेरा बहुत सारे रिटेल स्टोर पे, ऑलमोस्ट इंदौर में हर रिटेल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इंदौर, उज्जैन, देवास, खरगोन, नीमच, अभी हमारे कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, भोपाल, ग्वालियर, यहाँ मेरे अभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर करके मेरे अभी 20 से 25 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मेजर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मेरे 12 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसमें अभी पुणे का मेरा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बना है। तो हमने रिटेल को क्रैक इस तरह से किया। जनरली होता क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो ना, तो पहले उसको जो मेरा उल्टा था कि आप उसको प्रमोट करते हो, सोशल मीडिया पर डालते हो, उसका ऐड चलवाते हो, तब जाके थोड़ा सा रिटेल में आते हो। मैंने डे 1 से रिटेल को क्रैक किया है, और रिटेल करना इंडिया बिना ऐड के, बिना कोई सेलिब्रिटी ऐड के या फिर उसके बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, हमने रिटेल क्रैक किया। और रिटेल क्रैक ऐसा हुआ कि लोगों ने पहले तो पैसा नहीं दिया था, बोला रख जाओ, बिक जाएगा तो पेमेंट दे दूंगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ थी कि मुझे अपना पैसा लगा के मुझे अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा करानी थी। तो मेरे पास में जो भी मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा था अपने जॉब से और इससे, वो मैं पूरा इसमें ही लगा रहा था कि मुझे वो बढ़ाना है, हर जगह हर रिटेल स्टोर पे अपना प्रोडक्ट पहुंचवाना है। हमको सबसे ज़्यादा बूस्ट एक चीज़ और से मिला था, वो होता है एक्सपो होते हैं, ऑर्गेनिक एक्सपो, और बहुत सारे एक्सपोज में हम लोग स्पॉन्सर भी रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत लाखों की तादाद में लोग आते हैं, वो प्रोडक्ट हमारा टेस्ट करते हैं, परचेज भी करते हैं, वहाँ से हमें कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते हैं। तो उन लोगों ने या तो हमारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं टेस्ट किया होगा, या कहीं हमारा वो देखा होगा कि इनका सेटअप है। तो जब वो दुकान पे जाते हैं तो वो उनके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें रहती हैं, क्लिक करती हैं, या ऑटो ब्रांडिंग देख ली होगी, ऑटो पे हम लोग कराते, तो वो वहाँ से इस तरह से ऐसे परचेज करते गए। आज ये स्थिति है कि मैंने बहुत बड़े जो ब्रांड्स हैं बिना किसी एक्सपर्टीज़ की हेल्प से वो मैंने मतलब ऑलमोस्ट हटा ही दिए हैं। इंदौर के मार्केट में तो ये स्थिति है कि कॉलोनी में चला जाओ, सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह से हमारा इंडिया के हर रिटेल मार्केट को टारगेट करने का प्लान है, जो अभी हम दिल्ली में भी काम स्टार्ट किया है। दिल्ली में प्रॉबेबली 1 साल में हमारा ऑलमोस्ट
हर कॉलोनी में, हर गली में आपको मेरा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने का ऐसा वो रहा कि मेरे एक पहचान के जो यूएस में रहती हैं उनकी बिटिया, वो गए थे उनसे मिलने के लिए और वो उनके लिए मेरे प्रोडक्ट लेके गए थे और उनकी जो बिटिया है ना उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा और उन्होंने, उनके फादर जब लौट के आए ना उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी और उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट किया था कि आप ये वाले मार्केट में, मतलब इंटरनेशनल वाले मार्केट में क्यों नहीं जाते हो, और यहाँ इंडिया में रेट है नहीं अच्छी चीज़ों का, रेट लोग देना नहीं चाहते हैं। अगर मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपये का मिल रहा है और दूसरा प्रोडक्ट है जो कि सारे पैरामीटर फॉलो कर रहा है क्वालिटी के, लेकिन वो हो सकता है 200 रुपये का हो, लेकिन वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मैं यूएई की बात करूँ, अभी मैं रिसेंटली जहाँ पे मेरा अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, हम लोग 1 से 1.5 महीने में डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज होने के बाद में वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाएगा आपको, जिसमें नून है, नून जो वहाँ का ये समझ लो अमेजोन है पूरे गल्फ कंट्रीज का, वहाँ पे मिल जाएगा और रिटेल में भी देखने को मिल जाएगा आपको। वहाँ एक्चुअली क्या है कि वहाँ लोग समझते हैं, हमारे यहाँ गिने चुने लोग हैं जो क्वालिटी को समझते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि अभी मास प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं कि 2 तरह के होते हैं, एक तो क्लास होता है, एक मास होता है, नीश होता है। तो अभी टारगेट करते हैं कि हमारा ये जो मेजर ऑडियंस है ना वो प्राइस सेंसिटिव है, पैसे वाले लोग भी प्राइस सेंसिटिव है प्रोडक्ट के मामले में, वो पिज़्ज़ा बर्गर और इन चीज़ों के लिए खर्च कर देंगे बिना नेगोशिएशन के लिए। लेकिन जब बात ऐसे प्रोडक्ट की आएगी, या किसान कोई अगर सब्जी भी बेच रहा है, किसान नहीं या कोई सब्जी वाला है ना, उससे वो 2 रुपये के धनिये के लिए भी नेगोशिएशन करेंगे और वो नहीं देखेंगे कि कितनी मेहनत से लेके आया है कि या किस तरह से काम किया है इसने। और ये एक्चुअली मेंटलिटी है हमारे यहाँ के लोगों की। मैं अगर बात करूँ कि मेरे घर जो सब्जियाँ होती हैं, लौकी, सब सारी A to Z सब्जियाँ होती हैं, और मैं जो सिटी की सब्जियाँ खाता हूँ बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि कोई केमिकल नहीं है, गोबर का तो खाद डलता है उसमें, घर का पानी डलता है। तो वो चीज़ें अभी एंड यूजर तक पहुँचाने का हमारा वो है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी एक और कंपनी है धाकड़ा एग्री फार्म में, जिसमें हम मिलेट्स, चटनी, ऑयल, बेसन, मसाले, मेरे पैम्फलेट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ऑयल दिख रहा होगा हमारे, जैसे ऑयल जो है सरसों का, वो हमारे आसपास के खेतों में होती है ऑयल है, मेरे खुद के खेत हैं जहाँ सरसों होती है, हमारा खुद का मिल है ऑयल का। ऐसे ही हम पूरे गांव वालों से, अपने रिलेटिवों से सरसों खरीद के और उसको बनाते हैं हम लोग। तो हमारा सिंपल है कि हमने सरसों ली और उसका ऑयल बनाया, और अभी तक तो थर्ड पार्टी कर रही थी, लेकिन अब हम खुद अपने ब्रांड में लेके आ रहे हैं। ऐसे ही हमारा आटा है, मिलेट्स है, हनी का मेरा पूरा ऑटोमेशन आने के बाद में मिलेट्स पे थोड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि पूरी डिमांड में ना मिलेट्स की, पूरे वर्ल्ड में ना मिलेट्स की अच्छी डिमांड है। और मिलेट्स ना पूरे वर्ल्ड का 38% इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। अभी तो वर्ल्ड वाइड मिलेट्स के बहुत डिमांड है। हमारे पास में कुकीज़ हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम कोई शुगर और मैदा कुछ भी यूज नहीं करते, मिलेट्स कुकीज़ यूज करते हैं। और कुकीज़ हैं, कुछ स्नैक्स हैं, मिलेट्स के बहुत सारे स्नैक्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। मतलब मिलेट्स के तो बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। आटा है जिसमें मल्टीग्रेन आटा है, बाजरे का आटा है, ज्वार का आटा है, कूदू है, कुटकी है, ये हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो कि हमारा वही विजन है कि लोगों को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स प्रोवाइड कराना, किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन प्रोवाइड कराना, रोजगार पैदा करना, सरकार के लिए मतलब हमारा टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो हमारा ये विजन है इन चीज़ों को लेकर। मीठी क्रांति आपने सुना होगा, तो इस तरह की जो मतलब क्रांति है उनका भी क्या रोल होना चाहिए और ज़्यादा, ताकि वो इफेक्टिवली और ज़्यादा वर्क करे? हम लोग 5th पोजीशन में शायद पे। चाइना बहुत ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन है उसका, और वो क्वालिटी में चाइना का हनी मतलब सही नहीं माना जाता है, पूरे विश्व में उसकी इतनी ज़्यादा साख नहीं है। इंडिया के हनी की अभी भी बहुत अच्छी साख है। हम कृषि प्रधान देश हैं, कृषि प्रधान देश है मतलब तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे शहद उत्पादन करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसमें दोनों चीज़ होती हैं कि शहद तो मिलता ही है, लेकिन जहाँ पे आसपास शहद उत्पादन होता है, बी कीपिंग होता है, इसको एपीकल्चर बोलते हैं, जहाँ एपीकल्चर प्रैक्टिस होती है ना, वहाँ पे पैदावार भी अच्छी होती है, क्योंकि पॉलिनेशन होता है इसकी, मधुमक्खी परागकण पे बैठती है, तो उसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन की वजह से फसल का उत्पादन बढ़ता है। और कीटनाशक भी बहुत कम मात्रा में उपयोग में करते हैं। जैसे हमारा तो क्या है कि हम तो पूरा पहले से ही देख लेते हैं, पूरा वेरीफाई कर लेते हैं कि कीटनाशक तो नहीं है, क्योंकि कीटनाशक होता है वहाँ मधुमक्खी मर जाती है। यहाँ पे जैसे आपने बताया पॉलिनेशन का जिक्र किया, बीज का जिक्र किया, अब जैसे होता है ना, बीज की भी वो होती है, स्पीशीज होती है,
कि हनी के लिए कुछ स्पेसिफिक होती हैं, तो उसके बारे में मतलब आप कौन से? मोस्टली इंडिया वैसे इंडिका। 4 तरह की होती हैं, लेकिन इंडिया में ना एपिस इंडिका और हाँ। एपिस मेलिफेरा इसका हनी ज़्यादा होता है। एपिस इंडिका का ही मोस्टली जो हनी है, हमारा जो हनी है ना, छोटी मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। हमारा ये जो मैंने आपको बताया ये एपिस मेलिफेरा का होता है। बाकी मोस्टली हनी हमारे एपिस इंडिका के ही होते हैं। तो ये इंडियन ब्रीड ही होता है वैसे तो। इसका हनी लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा भी होता है इसका हनी। हनी की अगर मैं तकनीकी में जाऊँ तो एक्चुअली जो बी होती है जो पेड़ पे लगी रहती है, आपने देखा होगा कि गलियों में जो लोग बेचते रहते हैं उनके पहले से ही उनका स्टॉक रहता है, वो आपके सामने तोड़ेंगे और उसको निचोड़ देंगे। तो होता क्या है कि जो लार्वा होता है पूरा डैमेज हो जाता है, अंडे होते हैं उसमें मिल जाते हैं। तो आप कौन सा हनी खा रहे हैं, मतलब आप एक लग रहा है कि आपको वो एकदम प्योर हनी है, लेकिन वो उसमें कितनी क्रूएलिटी है। हम लोग इसमें पूरा रख रखाव करते हैं, हमारा पूरा सेटअप होता है जिसमें प्रॉपर प्रोडक्शन, मतलब हेलमेट रहता है, ग्लव्स रहते हैं, उनको पहन के जाते हैं, बॉक्सेस रहते हैं, उसमें हाइव्स रहते हैं। तो उनको पूरा फॉग देते हैं, पहले धुआं देते हैं ताकि मधुमक्खी उड़ जाती है, तो जीरो क्वालिटी वहाँ पे डैमेज होता है मधुमक्खी का वो, और वो पूरा छत्ता निकाल के एक मशीन होती है हमारी, उसमें हम डालते हैं ताकि वो पूरा शहद बिना हाइव के डैमेज हुए पूरा शहद हम लोग निकाल लेते हैं उसमें से, और फिर उसको बकेट्स में रख के फिर फिल्टर करके फिर हम लोग पैक करके इसको मार्केट प्लेस पे लाते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो जीतना बहुत ज़रूरी होता है, कि आपने जैसे आपने जिक्र भी किया, शुरू में आप गए, लोगों के पास गए, अपने प्रोडक्ट्स लेके गए, तो कई बार कि लोगों का जो रिएक्शन है वो भी ऐसा रहता है कि अरे यार क्या है, लेकिन फिर कैसे आपने उस कंज्यूमर के जो ट्रस्ट था उसको बिल्ड किया? ये सबसे हमारे लिए चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अगर मार्केट में हो ना तो बेसिक जब आप प्रोडक्ट लेके आते हो ना, सबसे पहली चीज़ होती है जिस पे हम काम करते हैं जनरली, जो मुझे समझ में नहीं आई शुरुआत में, MVP मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, वो हमने कर लिया। उसके बाद में प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है कि भैया हमने प्रोडक्ट बना लिया, अच्छा प्रोडक्ट है, लोग मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं अच्छा है, लेकिन मार्केट कह रहा है कि नहीं कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, मार्केट में रिपीट डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही है, देन वो होता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट। वो वाला हमने एक्चुअली उसमें बहुत मेहनत करी है, ऑर्गेनिकली मेहनत की है कि हम प्रोडक्ट लेके गए दुकानदार के पास में। सबसे पहले तो हमने पूरा बताया, उनको समझ में आ गया कि बहुत जेन्युइन आदमी है, किसान आदमी है, जेन्युइन आदमी है, तो उन्होंने टेस्ट किया, रखा। बट वही अगेन पैसे देने की बात आई तो बोले रख के चले जाओ, बच जाएगा तब दे दूंगा। इसमें बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि प्रोडक्ट रखवा दो, किसी अपने को बोल के खरीदवा दो, लेकिन एक्चुअल में हमें समझ ही नहीं है इस चीज़ की। कभी आज तक मैंने यहाँ बताना चाहता हूँ, 1 पैसे का किसी से मैंने प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करवाया है ऐसे बोल के। तो हम लोग रिटेल में जैसे हमने गए, सबसे पहले क्वालिटी का पूरा समझाया जनरली कि आप एक रिटेलर को, दुकानदार को समझा रहे हो ना, 5 मिनट 7 मिनट में आपकी पिच खत्म हो जाती है। वो हाँ या ना हमको आधा घंटा लगता था। उसका कॉन्फिडेंस, हम मतलब थोड़े जिद्दी टाइप के थे कि इसको बेच के ही जाएंगे, और वो वहाँ से सिलसिला ऐसा चला कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, और उसी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं कि हम एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ में जाते हैं, पहले प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं। अब तो हमारे पास में इतना डेटा बेस है, हम दिखाते हैं कि हम 20 पे नंबर बने, ये हमारे रिव्यू देखो, ये हमारा कस्टमर देखो, ये हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखो। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। आप कस्टमर को रियल एक्सपीरियंस दोगे ना और बताओगे पूरी प्रोसेस, तो वो कनेक्ट करेगा। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे, जैसे अभी हम लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके अलावा हमारे पूरे फार्म के फ़ोटो कि किस तरह से लोगों में भी सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि हनी में फ्लेवर कैसे हैं, फ्लेवर बोलते हैं, वो एक्चुअली फ्लोरा होता है। तो उसको बताने में हमें बहुत टाइम लगता है, कस्टमर को एजुकेट करने में बहुत टाइम लग रहा है हमको, क्योंकि अभी ना बाकी प्रोडक्ट की नॉलेज होगी कि सब्जी ऐसी खानी चाहिए, दूध ऐसा पीना चाहिए, मिलावट है सब चीज़ों में, लेकिन हनी के बारे में बहुत मिथ है। एक गैप है ना, वो गैप को फिल करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हनी एक्चुअल में किस तरह से खाना चाहिए। ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। हम लोग सैसे पाउच भी ला रहे हैं अभी, सैसे पाउच के अलावा हम ट्विंग्स ला रहे हैं, ब्लिस्टर्स ला रहे हैं, छोटे वाले पाउच हमारे ऑलरेडी हैं। हम लोग अभी इसमें देते हैं ग्लास बोतल में, क्योंकि रीज़न ये है कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम पैकेज, और प्लास्टिक में रहने से वो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर रहता है ना, तो उसमें वो कैंसर का कारक होता है। तो हम उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं जो सिर्फ, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल लगभग 4 गुना कम आती है, 4 से 5 गुना कम आती है, तो वो रेवेन्यू उनका मॉडल वो वहाँ पे फिट नहीं बैठ पाता है, तो प्लास्टिक की बोतल में देते हैं।
तो हम लोग इस चीज़ के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जिस तरह से हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इस तरह से हम पैकेजिंग के साथ में बाकी चीज़ों के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं अभी करते जैसे अपनी पैकेजिंग का जिक्र यहाँ पे किया, तो आप मुझे बता भी रहे थे कि इसकी पैकेजिंग भी आपने खुद ही, इसका पूरा जो डिज़ाइन है वो सब कुछ आपने खुद ही सारी चीज़ें देखा अभी है। तक हमने, मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ में मैंने कोई एक्सपर्ट की हेल्प नहीं ली। और मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे जीरो नॉलेज थी, लेकिन काम करते करते लोगों से पूछते पूछते हमने सारी चीज़ें कर ली। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था कंपनी रजिस्टर्ड करानी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मिलना है। तो अभी आप देख पाएंगे कि ये आपको आर दिख रहा होगा, आर मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनी है। तो ये कराने में भी काफ़ी दिक्कत आई। ये मैंने खुद से सारी चीज़ें जानकारी ली, किस तरह से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, किस तरह से लाइसेंसिंग होता है, क्योंकि हम डरे हुए थे। हम बहुत प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सारे पैरामीटर फॉलो नहीं करते हैं, लीगलिटीज फॉलो नहीं करती हैं। सबसे पहले क्वालिटी टेस्ट मेरे लिए, क्योंकि अगर किसी ने, मेरे को डर था कि कोई अगर उठा के लेके गया, क्वालिटी टेस्ट करा लिया, मेरा प्रोडक्ट कई बार क्वालिटी टेस्ट हो गया है और मुझे बाद में पता चलता है कि वो फलाने जगह से, फलाने स्टोर से फूड वाले 8-10 प्रोडक्ट उठा के लेके गए हैं। क्योंकि इंदौर में इस चीज़ का बहुत तो है। इंदौर मैं बताना चाहता हूँ आपको सभी को कि इंदौर जिस तरह से साफ सफाई में बहुत नंबर 1 है, खाने में भी वो अव्वल दर्जे की लोग हैं वहाँ पे खाने में, और बहुत शौकीन लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ पे। तो वहाँ एक्चुअली क्वालिटी का बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। कभी भी फूड वाले वो 8-10 प्रोडक्ट उठा के ले गए, फिर उनका क्वालिटी टेस्ट, और बड़े बड़े ब्रांड के साथ में ऐसी चीज़ हुई है कि उनको वहाँ से हटाया, वाइंड अप ही करना पड़ा है। तो सबसे पहले डर था कि हमें क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो करना है, फिर लीगलिटीज़ को, फिर जीएसटी वीएसटी सारी चीज़ों को। तो हमने बहुत सारा टाइम इसमें लगाया है कि हम जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम उस कॉन्फिडेंस से नहीं बेच पाएंगे, और अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर हम मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। ताकि कंज्यूमर को ये मेक श्योर हो कि वो जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है ना, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत मैटर करती है। देन अभी हम लोग अलग अलग चैनल्स में जा रहे हैं। अभी होरेका हमारा नया चैनल अनलॉक हुआ है। आपको आने वाले टाइम में 5 स्टार 3 स्टार होटल में भी प्रोबेबली मिलने लगेगा हमारा प्रोडक्ट। इंदौर में है तो होरेका हमारा जाता है, इंदौर और इंदौर के नियर बाई। सो जैसे आपने शुरू में ही बताया था कि कई फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, और कहते हैं ना उसकी जो फाउंडेशन है किसी भी प्रोडक्ट की, और आपके खुद के प्रोडक्ट की भी जो फाउंडेशन है वो फार्मर्स ही हैं, कि उनके फील्ड से निकल रहा है, आपके फील्ड से निकल रहा है, और फिर एक वो जो ब्रांड है वो बना है। तो फार्मर्स के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, कहाँ कहाँ से आपके साथ फार्मर्स जो है वो जुड़े हुए हैं, और कैसे वो इसके एक तरीके से मेन रोल भी वो लोग अदा करते हैं? देखिए, अहम रोल सबसे पहला फार्मर का है। फार्मर मतलब मैं खुद हूँ, तो हमने खुद ने सारी चीज़ें की हैं। अभी हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं वो हम एक कम्युनिटी में काम करते हैं कि सबका साथ में सेटअप होता है। सर्टन मतलब 10 लोग एक जगह पे हैं तो 20 लोगों का सेटअप एक जगह पे, 5 लोगों का सेटअप एक जगह पे। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बहुत मेहनत है इसमें, अथाह मेहनत है। पहला काम होता है कि इनका रखरखाव, मतलब रखरखाव में मतलब ये है कि बारिश है या कुछ और है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका प्रॉपर रखरखाव, मौसम की प्रॉपर वो होना, अपडेट होना, थोड़ा वेदर फोरकास्टिंग की गर्मी आने वाली है तो शिफ्ट करना है इनको, और वो शिफ्ट करना है ओवरनाइट ही शिफ्ट कर सकते हैं इनको। दिन में बी को शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिन में मधुमक्खी बाहर निकलने लगती है अपने बॉक्स से। उसमें छत्ता होता है, बॉक्स में हाइव होता है, उससे बाहर निकलने लगती है, क्योंकि इनका रहता है कि एक मधुमक्खी 3 किलोमीटर तक रोम करती है। मैं जो जैसे एक बॉक्स है उसमें क्वीन बी होती है एक जी। क्वीन बी का ऐसा होता है कि उसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल होती है, वो रिलीज होती है, और जो बाकी होती हैं वो उसी के कुल की मधुमक्खियाँ होती हैं जो 3 किलोमीटर तक, 3 से 4 किलोमीटर तक रोम कर सकती हैं, वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके और उसी वाले बॉक्स में आएंगी वो। लेकिन जनरली होता क्या है कि जब इनको ट्रैवल कराते हैं, माइग्रेट करने के लिए, तो दिन में अगर कराया तो दिन में बाहर मधुमक्खी निकल जाएगी, तब तक गाड़ी आगे पहुँच जाएगी, तो उनकी जो रेंज है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो वो बिछड़ के कहीं मरी जाएगी। तो जितना है वो ओवरनाइट ही हम उनको ट्रैवल करा सकते हैं। और आसपास में पूरा सराउंडिंग में पूरा चेक करना होता है कि किसी ने कीटनाशक का छिड़काव, तो पहले 8 दिन पहले जाके फील्ड विजिट होता है, वहाँ पूरा वेरिफिकेशन होता है, देन उसके बाद में शिफ्ट करते हैं इनको। रेकी करते हैं आप? रेकी करते हैं करेक्ट। तो वो रेकी करते हैं। इसके अलावा फिर वहाँ से अगर कुछ दिक्कत आ गई तो फिर वहाँ से शिफ्ट करते हैं 15 दिन में, या फ्लोरिंग खत्म हो गई या कुछ हो गया तो फिर अलग जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो पहले से ही 2 महीने का पूरा शेड्यूल हम ट्रैक करके रखते हैं। और वो जो शिफ्टिंग वाला है ना वो बहुत मेहनत वाला है, क्योंकि गाड़ी लोड करना
गाड़ी अनलोड करना, उसके बाद में शहद होता है, वो 30 kg का बकेट होता है, उसको इवन मैंने पूरा काम किया है, A to Z काम किया है इनका, रख रखाव से लेके बकेट गाड़ी लोड कराना, बकेट रखवाना। ऑफिस में सारी चीज़ें मैंने मतलब शुरू जीरो से की हैं, तो आप समझ सकते हो। जो ऑफिस किया था मेरा 2 BHK फ्लैट था, जिसमें आगे मेरा एक ऑफिस था, प्रोडक्ट, और वो करता था मैं पूरा काम, एक में रहता था। वो मैंने 6 महीने में ही तुरंत बदल दिया था जब मैं जॉब कर रहा था। फिर मैंने एक वेयर हाउस एक गोडाउन लिया था, तो वहाँ से फिर मैंने वहीं गोडाउन पे ही मेरा ऑफिस था, वहीं मेरा स्टोर रहता था। मैं खुद ही पैक करता था रात में, दिन में बैग करके लेके जाता था। मैं आगे एक्टिवा पे अपना स्टॉक रखता था, पीछे बैग में भी स्टॉक रखता था, और मैं 40 दुकान 50 दुकान पे जाता था ऑर्डर लेने के लिए। तो वहाँ से ऑर्डर आते थे, मैं रेडी प्रोडक्ट रखता था, तुरंत उनको डिलीवर कर देता था। तो इस तरह से काम किया है कि वो ऑपरेशंस भी मैंने देखा है, लॉजिस्टिक मैंने देखा है, पैकेजिंग मैंने की है, ये लेबल जो स्टिकर वगैरह है ये मैंने लगाए हैं। फिर उसको कार्टून में पैक करके फिर उसको मार्केट में ऑर्डर लाना है तुरंत, और डिलीवर भी करना है। अब उनका बिल बनाना है, बिल भी बना के देना है, फिर उसका पूरा CRM ट्रैक करना है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। मैं हार्डली 5 से 6 घंटे सोता था। तो एक समय ऐसा रहा है कि, और ऐसा करते 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 पता नहीं चला कि कब फिर मेरे पास इतनी डिमांड आने लगी कि मेरे पास में आज की तारीख में 20-22 लोग हैं सब मिला के, और वो भी कम पड़ते हैं। हम जैसे हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनता है ना अभी, तो डिस्ट्रीब्यूटर को अलग लड़का देते हैं, वो अलग है। सपोज कि मेरा अभी पुणे में डिस्ट्रीब्यूटर बना है, तो पुणे में जैसे मैं अभी ब्लिंकिट का मेरा मार्केट है, वो भी दूंगा मैं उसको। रिटेल मार्केट मेरी पूरी टीम जाएगी, प्रोडक्ट लॉन्च कराते हैं वहाँ पे, आसपास में कैसे प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करते हैं दुकानों से, और वहाँ पे हम 2 लड़के देते हैं उनको कि ये जो 2 लड़के हैं जो आपके लिए मार्केट करेंगे और आपके लिए ऑर्डर लेके आएंगे। वो लड़के अलग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सैलरी हम देते हैं उनको। तो डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट हमारा अच्छा है, क्योंकि मार्जिन अच्छा दे रहे हैं हम। अभी हम करंटली वी आर वर्किंग ऑन विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, WOD पे काम कर रहे हैं। तो हमारा हर सिटी में जाके प्रोडक्ट लॉन्च करा के, रिटेल में मार्केट करा के, वहाँ का हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट है या एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जो हमारे कहीं इवेंट से आए हैं या ऑनलाइन वाले हैं या जो भी है, वो हमको उनको कन्वे करते हैं पूरा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी जैसे खरगोन एक छोटी जगह है, Tier 3 सिटी है, जिला है मध्य प्रदेश का एक, वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है हर्ष जी। तो वो हमने प्लान किया था कि हाँ वहाँ पे हम 2.5 लाख रुपए का माल बेचेंगे। वो 5 लाख से ज़्यादा का माल बेच लेते हैं छोटी सी जगह पे। बट मेरी टीम है जो प्राइमरी सेल कराने जाती है, सेकेंडरी सेल कराने जाती है। वो दोनों भाई हैं, वो 2 मिलके काम करते हैं, और एक लड़का जो मैंने दिया है वो काम करता है। तो 3 लोग जाते हैं, 40-50 दुकान एक आदमी आराम से कवर करता है। तो रिटेल हमारा वहाँ से वो हो गया है। छोटे छोटे सेल्फ हेल्प वाले जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ से अच्छी सेल होती है, जहाँ से उनका डायरेक्ट कस्टमर बनता है, तो उसमें मार्जिन अच्छा बनता है। नेटवर्किंग हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा उनका नेटवर्किंग से ही होता है, जिससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। हम अच्छा मार्जिन दे रहे हैं अभी इसमें। हमारा अभी अब कमाने का ऐसा नहीं है, हमारे सिर्फ कंपनी के खर्चे चलते रहे इतना काफ़ी है, क्योंकि हमें अभी एक्सपांसन करना है, और एक्सपांसन के लिए हमें मार्जिन अभी इसमें हम डाइल्यूट कर रहे हैं बहुत सारा। हमारा आने वाले टाइम में इंडिया की 300 सिटी में हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करने का हमारा विजन है। और आप उसकी ओर अब जो आपका वर्क है वो शुरू हो चुका है, मतलब आप हाँ, यू आर एमिंग विद दैट। एब्सोल्युटली, वही हम उस चीज़ पे हम चल रहे हैं। दूसरा है कि हमने वो कुछ रास्ता हमने तय कर लिया है, अभी मंजिल की तरफ हम अग्रसर हैं, और उसमें हमें सब पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हम सारी चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि डिमांड बहुत आ गई थी। मेरे पास प्रोडक्ट था लेकिन फिनिश गुड नहीं था, पैक्ड प्रोडक्ट नहीं था। तो हमने अभी रिसेंटली एक नया पूरा प्लांट डाला है जिसमें ऑटोमेशन रहेगा, ऑटोमेटिक पैकिंग होगी सारी चीज़ों की। तो उससे हमारा पर डे का लगभग 10 लाख रुपए का हम लोग माल से उसे पैक कर सकते हैं। ओके, सो आपने ये जो प्लांट डाला है वो कहाँ डाला है? इंदौर में ही डाला। मेरा प्रोडक्शन गांव में होता है, सबलगढ़, कैलारस और श्योपुर का क्यूनो नेशनल पार्क है उसके पास, सीपुरी, गुना, इसके अलावा ये राजस्थान के कुछ भाग हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा लंबा ट्रेवल करते हैं लीची के लिए बिहार और झारखंड में। ओके, तो ब्रांड बनाना मुश्किल है या प्रोडक्ट बनाना? ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है। देखिए, मार्केटिंग में पढ़ते हैं 4 P's और 5 P's पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले चीज़ आती है प्रोडक्ट, प्लेस, पर्सन, प्राइस, ये सब चीज़ें आती है। तो प्रोडक्ट आपने बना लिया और अच्छा बनाया है, लेकिन खरीद कौन रहा है? आपने बोल दिया अच्छा है, तो उस ब्रांड को मार्केट में लाना और उसको फिर रोटेशन में लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। FMCG प्रोडक्ट की सबसे बड़ी चीज़ है। FMCG का फास्ट मूविंग अगर हो रहा है तो वो FMCG वाले उसमें बैठ पा रहा है। आपने प्रोडक्ट ले लिया, 10 महीने तक उसके स्टोर में पड़ा है, तो कोई मतलब नहीं है। आज भी ये मानसिकता है हमारी बच्चों की, मतलब बच्चों को हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि अगर 10 कंपनियों का भी अगर हनी पड़ा है, 5 का भी पड़ा है, तो अगर आप
मर्चेंटाइजिंग कर रहे हो, प्रॉपर डिस्प्ले कर रहे हो, तो सामने वाले के प्रोडक्ट को भी आप अच्छे से रखे आओ। तो हम उस दूसरे अपने कॉम्पिटिटर को भी वो रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत से आके वो अपना प्रोडक्ट बनाया है। बाकी क्वालिटी में कौन बेटर बैठ पा रहा है या कस्टमर कौन सा खरीद रहा है, वो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर 10 प्रोडक्ट भी रखे हैं और डिस्प्ले में सेट करना है, तो मेरे लड़के जाके, इवन अगर मैं भी कभी जाता हूँ ना मार्केट में रैंडम विजिट करके, तो मेरा भी यही रहता है कि अगर फलानी कंपनी का भी प्रोडक्ट बड़ा है, उल्टा सीधा पड़ा है, तो मैं उसको प्रॉपर डिस्प्ले करके आता हूँ। अगर मैं अब आपसे बात करूं कि क्या किसान का बेटा खुद भी किसान बनना चाहता है, क्या वो एग्री बिजनेस में आना चाहता है? जैसे आप खुद भी किसान रहे हैं, किसान के बेटे हैं और एग्री बिजनेस कर रहे हैं और इसमें अच्छा नाम भी अब आपका हो रहा है, तो क्या आपका जो आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जेनजी पीढ़ी है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बताता हूँ कि मैं जब शुरुआत में जब निकला यहाँ से, तो पीछे मुड़ के देखने का ऐसा कोई इरादा ही नहीं था कि ये मुझे करना ही नहीं है खेती। वो एक्चुअली अब मानसिकता बदली है, क्योंकि रीज़न ये था कि अथाह मेहनत थी, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, प्रोग्रेसिव फार्मर पैदा ही नहीं हो रहे थे उस समय। किसान का बेटा, कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा था। वो किसान उस स्थिति में बन रहा था क्योंकि या तो वो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर उसके पास में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो किसान का बेटा है, वो किसान बनना चाह रहा है, क्योंकि वो अभी उसको एक अच्छा मूल्य मिल रहा है। आज वो कमर्शियल क्रॉप में स्विच हो रहा है। तो ये सबसे बहुत बड़ा बदलाव है। जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, जैसे कि बहुत सी चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें जो हमारे देश में बन रही हैं, लेकिन मार्केट ने बहुत बड़ा गेम चेंज किया था। अभी पहले ये था कि वो ब्रांडेड चीज़ों की तरफ ही जाते थे कि ब्रांड देखा, लेकिन अब जा रहे हैं कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो बहुत सारे युवा हैं अब टर्न हो रहे हैं खेती की तरफ, लेकिन वो ट्रेडिशनल खेती नहीं कर रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव फार्मर बन के आ रहे हैं। तो एक जो गैप है ना, वो उसको फिल कर रहे हैं वो। जैसे शुरू में होता था ना कि हम लोग भी सुनते थे कि ठीक है, अपने घर का हो जाए थोड़ा बहुत हम बेच दें, और अभी भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि दिया जा रहा है कि अब आप खेती को एज अ बिजनेस देखिए, उसे खेती को आप लाभ का धंधा बनाया जा रहा है। जी 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 जी। तो खेती को लाभ का धंधा तभी बनाया जा सकता है कि मैंने कोई अच्छी चीज़ पैदा की और मुझे उसके लिए मार्केट ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, मिल ही नहीं रहा है, और कोई आदमी आता है जो खुद डिसाइड करता है कि मेरा प्रोडक्ट कितने में लेगा। पहले यही तरह का आ रहा था कि जो बीच के थे ना, वो लोग डिसाइड करते थे। जैसे कि चना है मेरे घर पे, चना हुआ, चने की कीमत 40 से 50-60 रुपए। उसी चने को प्रोसेस करके बेसन बना के बेचेंगे, तो वही चना बेसन है 120-100 रुपए से ऊपर जाता है। जैसे कि मेरा शहद है ना, वो हम लोग बहुत कम रेट में बेचते थे और हम बैठे रहते थे कि कब कोई खरीदार आएगा, तब हमारा 2-4 10-8 लाख रुपए का माल बिकेगा बाकी किसानों का, तब जाके हम थोड़े से, और क्योंकि उसमें रख रखाव में बहुत खर्चा होता है, शिफ्टिंग में बहुत खर्चा होता है, तो वहाँ एक्चुअली परेशान होता था। अभी सरसों वाला हनी ये पड़ा रहता है, क्योंकि वो एक्चुअल में उसमें वाइट, जैसे मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि ये है सरसों वाला हनी। सरसों वाला हनी, इसको वाइट क्रीम यानी बोलते हैं। ये ही ना कम से कम नहीं तो 20 से 25 गुना रेट में मिलता है यूरोप के मार्केट में, और वहाँ डिमांड है। अगर जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में पर घर में ना 50 ग्राम पर डे का कंजप्शन है इसका, जो कि आप एवरेज लगा लो, और यहाँ से कम नहीं तो 20-22 गुना रेट ज़्यादा है। और यहाँ पे हम लोग इसके लिए तरस रहे हैं कि कोई आए। तो हमने वो चीज़ की है अभी कि हम इसको अपने ब्रांड में जर्मनी बेचेंगे, ताकि हमारे जो भाई हैं, परेशान हो रहे हैं किसान भाई, उनको ये दिक्कत नहीं आनी। और इंडिया में आई थिंक लोगों के लिए वो हनी का मतलब है सिर्फ वो जो जैसा उसका एक ऑथेंटिक है ना, ट्रेडिशनल कलर, वो है तो वो हनी है। वाइट के बारे में तो इंडिया में आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि 60% प्रोडक्शन इसी का होता है। यूरोपियन कंट्रीज में ना ये वाइट क्रीम नहीं है ना, उसको जैम की जगह ब्रेड पे हनी यूज करते हैं। इसका टेस्ट सेम ही होता है हनी की तरह या कुछ अलग सा? कुछ बहुत अच्छा होता है। अभी मैं आपको टेस्ट कराने वाला हूँ, सभी आप खुद बताइएगा। तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम लोग ना अभी कस्टमर से ये नहीं बोलते, हम ये थोड़ा सा बताते हैं कि क्वालिटी ये है, ये हमारी यूएसपी है, लेकिन जब तक हम इस चीज़ को कस्टमर के मुंह से नहीं सुन लेते, तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हम कस्टमर को इसलिए टेस्ट कराते हैं और फिर हम कस्टमर से पूछते हैं कि कैसी क्वालिटी, आप ही बताइए, क्योंकि कस्टमर को समझ होती है और कस्टमर जानता है कि क्या जेन्युइन प्रोडक्ट है क्या नहीं है। हम सारी चीज़ें तो बताते ही हैं, लेकिन उनका भी हम फीडबैक लेते हैं, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आपको टेस्ट कराना चाहूँगा और आपका जेन्युइन फीडबैक मैं इसमें लेना चाहूँगा। सो प्लीज़ हैव अ टेस्ट। तो ये है हमारा 2200 ऑर्गेनिक्स का हनी, तो हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा है।
फ्लेवर्स, नॉट मैं फ्लेवर्स नहीं कहूंगी, फ्लोरा फ्लोरा हनी है जिनको एक और है जो व्हाइट आप क्रीम try कर सकते हैं। यस व्हाइट क्रीम है अच्छा, ये जिसकी हमने अभी बात भी करी सरसों थी। का रहता है ये प्लीज आप टेस्ट कीजिए। मस्टर्ड का है और मोस्टली इंडिया मतलब भारत में लोगों को बहुत कम पता होगा इसके बारे में। यूरोपियन और ठंडे प्रदेशों में बहुत चलता है, वो एज अ जैम की तरह यूज करते हैं। दूध में बच्चों को मिला के पिलाते हैं और ड्राई फ्रूट्स के साथ में लोग इसको खाते हैं। ये भी काफी अच्छा है, टेस्ट उससे अलग है है ना? जो जितने भी हमारे कस्टमर है ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कस्टमर के माध्यम से कितना पहुंच सकते हैं अभी भी मैं जिस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों में बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन आप गूगल पे व्हाइट क्रीम हनी सर्च कीजिए। जो अभी भी जो ब्रांड लेके बैठे हैं ना वो लगभग 3 से 4 गुना रेट में बेच रहे हैं और किसानों को सही रेट नहीं मिल रहा है और ये बहुत अच्छा हनी होता है। तो वो चीज़ को हमें थोड़ा सा ओवरकम करना है और किसानों का जो डाउट है, जो करना चाहते हैं अच्छी चीज़ लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है, तो वो मार्केट को ढूंढने में हम उनकी हेल्प करेंगे। तो मैं अगर परचेज करता हूँ ना तो जो कंपनियां परचेज करती हैं उससे लगभग 1.5 गुना रेट में मैं लेता हूँ। तो वो इतने फार्मर से हमारा खुद का प्रोडक्शन है, मेरी फैमिली का, वो हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। इसके अलावा हमने जो फार्मरों को ट्रेनिंग करा के या इस तरह से हमने और फार्मर जोड़े हैं जिनमें अतिरिक्त आय का साधन हमने उनके लिए मुहैया कराया है। तो उनको मैंने मेक श्योर किया है कि मेरी कंपनी में या तो मैं खरीदूंगा या एक्सपोर्ट करूंगा। तो वो बहुत इस चीज़ के लिए आश्वस्त हुए हैं और बहुत लोग तेज़ी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। अभी हम लोग इवेंट करते हैं, मेरे पास इतनी इंक्वायरी आती हैं कॉल पे और सब जगह कि हमें ट्रेनिंग लेनी है इसकी। तो अभी मैं ये चीज़ अभी मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे फार्म्स हैं, ज़मीन है हमारी ठीक ठाक, वहाँ मुझे मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर खोलना है जिस पर रिसर्च हो। तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कि लोग बाहर से आके वहाँ रिसर्च कर रहे हैं और अपना एक अतिरिक्त आय का साधन बना रहे हैं, अपना बिजनेस तैयार कर रहे हैं कि रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े लोगों को। तो हम उस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं और आज भगवान की कृपा से हम लोग बल्क हायरिंग कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर सेल्स स्टाफ, ऑफिस स्टाफ। और अभी मेरे मौजूदा स्थिति में मेरे यहाँ पे 350 बच्चे से ज़्यादा इंटर्नशिप करके जा चुके हैं। उनको हम 2-3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, इसमें हम पेमेंट भी देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं और इंसेंटिव देते हैं। उनको कोर मार्केटिंग सिखाते हैं जो हमने सीखा है। हमारा सिंपल सा उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को हम कितना ट्रेंड कर सकते हैं ताकि वो अपना अच्छा कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू दें तो वो बता सकें। 2 महीने में इतना एक्सपोजर दे देते हैं कि 2 साल के MBA के बराबर ये समझ लो कि हम उनको मार्केटिंग का एक्सपोजर देते हैं। पूरी तकनीकी, पूरे जो टर्मिनोलॉजी होती है, पूरा किस तरह से कस्टमर साइकोलॉजी होती है, कंज्यूमर बिहेवियर होता है, नेगोशिएशन क्या होता है, कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, बाइंग बिहेवियर क्या होता है, परचेज पावर क्या होती है, रिजेक्शन कैसे हैंडल करना होता है। क्योंकि सबसे बड़ा डर होता है लोगों में, रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। एक कस्टमर के पास गए, उसने मना कर दिया। मैं आज भी ना, बच्चे जब होते हैं ना, इंटर्न्स होते हैं, चाहे वो सेल्स वाला स्टाफ हो मेरा, उनको मैं उनके सामने जाके कस्टमर पर पैम्पलेट देने में भी मेरे को झिझक नहीं होती है। हेलो सर, हमारा ऑर्गेनिक है नहीं, आप एक बार टेस्ट करके देखिए, फ्री टेस्टिंग है। और तो उस तरह से कस्टमर आता है, वो देखते हैं बच्चे के सर खुद पैम्पलेट दे रहे हैं, लोगों को टेस्ट करा रहे हैं, तो उनके मन का जो डर है, तब मैं उनको बताता हूँ कि कस्टमर हैंडलिंग रिजेक्शन बहुत स्वाभाविक चीज़ है। आप 10 लोगों को, सेल्स का ऐसा है कि 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तब एक मिलता है, और एक मिल जाए तो आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि मार्केट में 10 दुकानों पर जाते हैं तब एक वाला रखता है। और हमारा ऐसा हुआ था कि जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमने 70% हमने मार्केट एक्वायर किया था। मतलब 10 दुकान पे गए तो 7 दुकानों पे हमने प्रोडक्ट रखवाया। जैसे यहाँ पे आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, अगर कोई आपके वहाँ पे जो आपका ये जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग कैंपस है वो आपके इंदौर में ही है? नहीं, हमारा जो फार्म है वो मेरे गांव में है, जो इंदौर से थोड़े दूर है। और जो हमारा बाकी पूरा सेटअप है वो इंदौर में, जिसमें हमारा इंदौर में प्लांट है पिपलियाना पे, ऑफिस है मेरा कनाडिया रोड पे। तो ऑफिस में हम पूरा इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग की, मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सेल्स वाला अगर सेल्स एंड मार्केटिंग का MBA वाला स्टूडेंट है तो सेल्स एंड मार्केटिंग का उसको क्रॉस फंक्शनल काम करवाया जाता है और क्रॉस फंक्शनल उसको लर्निंग दी जाती है ताकि वो सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा दूसरी चीज़ें भी सीख सके। तो हम लोग कोर उस चीज़ पे काम कराते हैं अलॉन्ग विथ कि हम उसको दूसरी चीज़ों का एक्सपोजर देते हैं। मेरे आप ऑफिस में जाओगे तो मेरे ऑफिस का केबिन है, केबिन का जो गेट है ना वो हमेशा खुला रहता है। कोई भी मेरे यहाँ, पहली बात तो है कि बॉस कल्चर नहीं, मेरे यहाँ जो काम करता है वो बॉस है। जो काम कर रहा है, जो सीख रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे यहाँ एक लड़का आया 2 साल पहले, राहुल, वो जोरा का है, जो 12th फेल मूवी है ना वहाँ के उन्हीं जगह के।
वो आया और वो कहीं जॉब कर रहा था, तो यहीं दिल्ली में जॉब कर रहा था, अमेज़न में कोई पैकिंग वैकिंग का काम था। एजुकेशन बहुत हायर नहीं था, 12th वगैरह किया था, मेहनती बहुत था। मेरे यहाँ आया और 10,000 में उसको सैलरी देता था, प्लस रहना खाना पीना देता था, क्योंकि वो उस काम के लिए आया था कि वो सिर्फ कार्टन वार्टन वो करके। लेकिन उसमें काम करने का इतना जुनून था कि वो 2 साल में आज कंपनी में 5% का हिस्सेदार है, पहला। दूसरा कि उसकी 10,000 से 2 साल में 40 से 45,000 रुपये तनख्वाह हो गई, और खर्चा अभी भी मैं उसको देता हूँ पूरा। जिसमें काम करने का जुनून है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, कंपनियों में ऐसा नॉर्म्स होते हैं कि आपको 6 महीने काम करना पड़ेगा, 1 साल, तब जाके इंक्रीमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। अगर एक दिन भी अच्छी सेल की है तो 1 दिन का हमारे यहाँ कैश इंसेंटिव मिलता है। अगर मेरे यहाँ जेन्युइनली आप कभी इंदौर आना हो तो मेरे यहाँ के इंटर्न को और एम्प्लॉइयों में अंतर ही नहीं समझ पाओगे। बस कंपनी हित में काम करना है, कंपनी का विजन और आपका विजन मैच होना चाहिए, ताकि वो सामूहिक रूप से हमारे जो प्रयास हैं वो एक तरफ एक दिशा में होने चाहिए। आप मेरे यहाँ बाद में इंटर्नशिप के बाद में काम करो या नहीं करो, हम बाद में पीपीओ भी देते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर देते हैं कि जैसे एमबीए के कॉलेज के हैं या एग्रीकल्चर बीएससी कॉलेज के बच्चे हैं, वो आके हमारे यहाँ पे काम सीखें। काम सीखने के बाद में उनके पास ऑप्शन होता है कि वो किसी दूसरी कंपनी में जाके बैठें, और जो उन्होंने 2-3 महीने में सीखा है उसकी वजह से उनको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, सिखाते हैं या काम कराते हैं। पहला ये होता है कि मेरे यहाँ काम रहता है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, और काम रहता है तभी आप सीख पाओगे। कोई अगर आपके वहाँ से इंटर्नशिप करना चाहता है तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पे पहला तो है कि कॉलेज से मेल आता है हमें, तो कि हमारे इतने बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं। उन बच्चों में से पहले वो हम मेल फ्लोट होता है कि ये कंपनी है, ये इंटर्नशिप कराना चाह रही है, और ये इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीडी भेजते हैं हम लोग, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। देन कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर हमारा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होता है। उसमें बच्चों से हमें कोई वो नहीं चाहिए, अगर अच्छा कोई बोल नहीं पा रहा है कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ऐसे आते हैं जो बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो 2 महीने बाद जाते हैं ना तो हमको बात नहीं करने देते हैं, इतने लेवल का कॉन्फिडेंस हम उनको देते हैं। और सेल्स में सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको उस प्रोडक्ट की, कंपनी की अच्छी नॉलेज होगी, कॉम्पिटिटर की अच्छी नॉलेज होगी, प्लस आपको मतलब चीज़ों को एक्सपीरियंस ज़्यादा कर चुके होंगे, तो तब जाके वो कॉन्फिडेंस बनता है। एक दिन की कहानी नहीं है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा टूल्स होता है सेल्स में। मेरा जो पहला इंटर्न है, जूनियर है कॉलेज का, जो आज भी मेरे साथ जुड़ा है, प्रखर शर्मा, उसने बहुत आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया मुझे। इंटर्नशिप में मैंने उसे कुछ नहीं दिया, 10 महीने के अराउंड इंटर्नशिप की, 3 महीने के लिए आया था मेरे यहाँ पे वो। हालांकि वो जॉब करता है अलग जगह, लेकिन मुझसे जुड़ा हुआ है। राहुल, जो मेरे यहाँ पहला लड़का आया था, इसने बहुत आउट ऑफ द वे जाके काम किया, बहुत मेहनती लड़का है। अभी भी हैं मेरे एक बड़े भैया हैं प्रहर राठौर, तो वो मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और डांटते भी थोड़ा। तो मेरा ऐसा है कि हमेशा मुझे डांटने वाले लोग ज़्यादा अच्छे। पहले सर का आता, फिर मेरे फूफा जी थे, जो फैमिली से सपोर्ट मुझे एक्चुअली नहीं मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैमिली से सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला बाद में, लेकिन मेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। इस चीज़ को मैंने 1.5 साल तक बताया ही नहीं कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, नहीं तो गाँव में बुला लेते या फिर बोलते कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो। स्टार्टअप कोई समझता ही नहीं है मेरे, वो उनकी भी गलती नहीं है। जैसे मेरे फादर हैं, कोई भी काम करते हैं वो लोन पे या वैसे नहीं करते हैं, और बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो जब उनको मैं अगर बताता कि पैसे की ज़रूरत है तो डायरेक्टली मना कर देते। क्योंकि मेरे यहाँ पे सीधा था कि फ़ौज की तैयारी करो। मैं जिस एरिया से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है मेंटलिटी में। लोगों के पास ज़मीन है, गाड़ी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मैं चंबल का एकदम वो एरिया है, थोड़ा आउटर एरिया चंबल में ही आता है, बट वहाँ अलग मानसिकता है। वहाँ बात नहीं करेंगे कि लोगों को आगे बढ़ना है, लोग बस ईमानदारी से, निष्ठा, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। तो वहाँ पैसा बहुत मैटर करता है। वहाँ ऐसा है कि सरकारी नौकरी ले लो कैसे भी। तो मैं बस यही है कि कोई अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले जो चीज़ आ रही है, परिवार आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, दोस्त आ रहा है, सब छोड़ दो, कट ऑफ हो जाओ, गर्दन झुकाओ, कान बंद करो, काम में लग जाओ, और सब चीज़ छोड़ दो। मेरी सगी बड़ी मम्मी का 13वीं थी, मैं बीच में जा पाया, उसमें नहीं जा पाया। मेरे एक भी कज़न की शादी में मैं नहीं गया हूँ। सब लोग नाराज़ हैं, लेकिन सब लोग गुस्सा थे पहले कि क्या कर रहा है, आता नहीं है, बहुत ज़्यादा रुष्ट थे। और आज जब कहीं न्यूज़पेपर में देखते हैं, कभी टीवी पे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं, तो उनको बहुत मतलब खुशी होती है। लेकिन फिर अब मेरा दायरा सीमित हो गया है। मेरा ऐसा है कि आप योग्य हो तो आप कहीं से भी हो, किसी जगह से हो, मेरे यहाँ आप आओ, आपका वेलकम है। आप सीखो, काम करो, आगे बढ़ो, या तो मेरे साथ आगे बढ़ो या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मेरा सपोर्ट है। अगर आपका नाम मेरी कंपनी से जुड़ा है
या आप मेरी कंपनी में 10 दिन भी काम कर गए हो तो मैं आपकी चाहूँगा, शुभकामनाएं चाहूँगा कि आप जीवन में आगे ग्रोथ करो। आकाश साहू है, संजय राठौर है, ये लड़के मेरे यहाँ आए थे इंटर्नशिप करने के लिए। आज मैं बहुत मतलब इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ, ध्रुव शर्मा है, कि इन लोगों ने मेरे यहाँ काम किया और इतना वैल्यू ऐड की मेरे कंपनी में कि एम्प्लॉय भी नहीं कर पाते, ये इंटर्न्स हैं सब, लेकिन अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए खुश हूँ। इनको मैंने ऑफर दिया कि मेरे यहाँ आओ, मैनेजर बना दूंगा मैं, लेकिन इनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं खुश हुआ इनके लिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे प्राउड फील होता है वो जब बच्चे बोलते हैं कि सर आपके यहाँ ये चीज़ें सीखी है, बहुत सी चीज़ें बोलती हैं, बहुत इमोशनल होके बोलते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि चलो कम से कम अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बहुत नर्वस मतलब बहुत परेशान हो गया था, तो लोगों ने यही बोला था कि कितने लोगों का घर चल रहा है, तो उनकी दुआएं हैं, क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ ना, बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तो वो मुझे बहुत कही, फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, मनोबल बढ़ता है आगे काम करने का। लोग बोलते हैं कि यार हम अपने बच्चे को आपका हनी खिलाते हैं, या हम सिर्फ आपके लिए आपका हनी अगर नहीं होता है ना दुकान पे तो हम फिर वेट करते हैं। मोटिवेशन मिलता है कि लोगों में मैंने कुछ लॉयल कस्टमर बनाए, तो वो मुझे मोटिवेट करता है, बहुत मनोबल बढ़ाते हैं मेरे, और आगे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि मैं अपने सबसे पहले मेरा जो वजूद है मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी तो खैर मेरी उम्र कम है, अभी तो मेरा विजन बहुत आगे का है, इंटरनेशनल ले जाने का है, लेकिन हमेशा मेरे चीज़ में ध्यान में रहती है किसान, देश और क्वालिटी, मैं लोगों को क्या दे पा रहा हूँ। तो ये चीज़ हमेशा मेरे ज़हन में रहती हैं, और इन चीज़ों से मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा शुरू से जब डॉक्टर बनने का सपना था तो ये सपना था कि पैसा नहीं कमाना है। पैसा तो जो हर किसी की नीड होती है बेसिक ज़रूरतों के हिसाब से, लेकिन मुझे लोगों की सेवा करनी है। लोग मैंने देखे हैं किस तरह से सरकारी अस्पतालों में डले हुए हैं, किस तरह से हालत ख़राब है, तो वहाँ एक्चुअली वो विज़न लेके चला था। मैं जब घर से निकला था ना, ये विज़न लेके चला था कि लोगों की सेवा करनी है और निस्वार्थ भाव से करनी है। अभी जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो जी। आपके साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ रिटेलर भी, जी, तो उनको वो आपसे किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं? हमारी वेबसाइट पे जाके वो नंबर है, हमारे हेल्पलाइन नंबर है 3-4, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्स करेगी। पूरा प्रॉपर हम समझाया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, मार्जिन्स के बारे में, मार्केट साइज़ के बारे में। इवन जो मेरी कंपनी है पूरा सपोर्ट करती है मार्केट में प्रोडक्ट को प्लेस कराने में। तो जैसे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर में से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है या दिल्ली के लिए कहीं के लिए भी, तो हमारी पूरी टीम आएगी। मतलब जो भी उनसे मार्केट कवर होता है प्राइमरी सेल कराने आएगी। 5 लड़के आए, 5 लड़के 40-50 दुकानों पे प्रोडक्ट का मार्केट करने जा रहे हैं, और वो सपोज 20-20 दुकानों पे भी रखवा पा रहे हैं ना, तब भी हम एक अलग गणित लेके चलते हैं कि अगर हमारी 500 दुकान भी हो गई और 500 दुकान पे हमारा 2000 का एवरेज बिलिंग टिकट साइज है, तो अभी हमारा 10 लाख रुपए का धंधा हमारा वहाँ पे आराम से बन जाएगा। 200 दुकानों पे प्रोडक्ट रखवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक लड़का भी कवर कर लेता है। अच्छा, तो हम बेसिक जो बेयर मिनिमम चीज़ है ना वो लेके चलते हैं। हमारा विजन हाई रहता है, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन रहती है कि अगर इतने से इतना भी हुआ, जो कि वर्स्ट सिनेरियो में भी हमने काम किया ना, तब भी उसके लिए हम प्रॉफिट दे देंगे। सपोज कि 200 दुकान कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आराम से संभाल लेगा, 200 दुकान कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20-25 दुकान एक दिन में संभालनी है। लड़का जाएगा, आपको भी काम नहीं करना है, लड़का मैं दे रहा हूँ, सैलरी मैं दे रहा हूँ, उस लड़के की ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, आपको काम कराना है। भैया आप 40 दुकान पे गए थे, कितनी दुकानों से ऑर्डर आए हैं और कितनी दुकानों पे ऑर्डर गया है, तो वो सिर्फ ऑर्डर ट्रैक करना है उसको। अगर वो खुद काम कर रहा है तो फिर और अच्छी बात है, फिर उसमें डबल हो जाता है मार्केट। तो जैसे 200 दुकानों पे एवरेज अगर हमने 500 रुपये का भी या 2000 का भी, मतलब महीने में, चाहे वो महीने में 4 बार प्रोडक्ट खरीद रहा है, सपोज कि आप कोई मेडिकल स्टोर है, उसने 4 बार ऑर्डर दिया, लेकिन उसका जो पूरे महीने का 2000 का ऑर्डर बना, तो एवरेज बिलिंग टिकट साइज हमारी वहाँ से निकल आई कि कोई मेडिकल वाला या रिटेल स्टोर सुपर मार्केट हमसे 10,000 का ले रहा है, कोई 500 का भी ले रहा है, लेकिन एवरेज जो बिलिंग टिकट साइज है हम 2000 मान के चलते हैं, तब भी हमारा लगभग 10 लाख रुपए का मार्केट है, तो हम करके दे देते हैं उसको। 10 लाख के में से आराम से उसका 2-2.5 लाख रुपए का बच जाता है। जाते जाते जो हमारे यूथ है जो एग्री बिजनेस में आना चाहते हैं, अपना खुद का एग्री स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे उस पर वो डेयरी हो, पोल्ट्री हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उनके लिए आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज ये है कि आप अपना खुद का काम कीजिए। जैसे मैंने बताया कि रोज़गार मांगने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बनिए। और हर कोई नहीं बन सकता। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो अपनी अपनी वो रहती है कि मैं अगर जॉब के लिए कि मुझे ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे सिस्टमेटिक काम चाहिए, तो जॉब कीजिए। ये एक मैराथन है स्टार्टअप। आपको 5 साल
में कोई भी नहीं पहचानेगा। 5 साल आप दिन रात लगे हैं, लेकिन आपका अगर विजन ऐसा है कि 5 साल तक मैं दिन रात सब चीज़ों को छोड़ के त्याग करके मैं अगर कर सकता हूँ, तो आप इस सेक्टर में आइए। अगर आपको जैसे अगर आपने जैसे पूछा अभी पोल्ट्री का, तो पोल्ट्री का आपके एरिया का पूरा वो कीजिए, सर्वे कीजिए, क्योंकि अगर आप किस चीज़ पे कर सकते हैं, मार्केटिंग का ये होता है कि अभी आप लोगों तक जाइए। कोई भी धंधा होगा, देखिए कि कस्टमर आप तक नहीं आएगा, हमेशा आपको कस्टमर तक पहुंचना है। अपने पहले प्रोडक्ट की यूएसपी समझिए, क्वालिटी समझिए, मार्केट समझिए, मार्केट साइज समझिए, डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है, फिर बाद में डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को समझिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा है मार्केट में ना। कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कस्टमर बेवकूफ़ है भी नहीं। कस्टमर को आपको सर पे रखना पड़ेगा। अगर वो गलत चीज़, वो सही चीज़ को भी गलत बोल रहा है ना, तब भी आपको समझाना पड़ेगा और उसकी बात सुननी पड़ेगी। आप कस्टमर को बेवकूफ़ बना के मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो कस्टमर इज़ द किंग वाली बात है। और जो भी है, जैसे एग्री बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे देश में। आप अपने आसपास की सोसाइटी पकड़िए, क्या है यहाँ पे। सपोज़ कि कोई अगर बेसन बेच रहा है, तो बेसन में मैं क्या कर सकता हूँ, आसपास तो सप्लाई दे ही सकता हूँ मैं। तेल की आसपास सप्लाई दे सकता हूँ, या मेरे घर पे कोई अचार बनता है जो यूनिक टेस्ट है, तो हमने भी किया है ये लोगों के लिए, जा के गाँव में जाके। अभी इंदौर के आसपास गवर्नमेंट की तरफ से हमें ट्रेनिंग देने का 2-4 बार हमें सौभाग्य मिला है, तो लोगों को हमें अच्छा लगता है। औरतें हैं घर में जो अचार पापड़ अच्छा बनाती हैं, तो हम बोलते हैं उनको पैकिंग करो, इसमें थोड़ा हाइजीन मेंटेन रखो, इसको मार्केट प्लेस पे लाओ। मार्केट प्लेस पे लाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपना प्रोडक्ट लेके आओगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में हम उनको जानकारी देते हैं, यहाँ बेचो, यहाँ बहुत क्राउड रहता है, तो उसमें उनके लिए इतना अतिरिक्त वो बड़ा विजन नहीं है उनका, हालांकि वो नहीं सोच पाते, लेकिन इतना तो कर लेंगे कि आज वो 5,000 रुपये का काम कर रहे हैं, तो 5 से 25-50,000 रुपये का तो अपना धंधा बना सकते हैं। और इसमें कोई वो नहीं है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वो नहीं चीज़ नहीं है कि लोग सोच बैठते हैं कि हमें ये हायर करना पड़ेगा। आप शुरू से करो, बेसिक से स्टार्ट करो, स्क्रैप से स्टार्ट करो। आपने एक कस्टमर बनाया, अगले दिन मैं 5 कस्टमर बनाऊंगा, 10 कस्टमर बनाऊंगा, उनसे क्वालिटी में रिपोर्ट मांगूंगा, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। कस्टमर का फीडबैक लो, कस्टमर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम आज सबसे पहले बेचने की बात नहीं करते, हम कस्टमर को प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं, उसके बाद में पूछते हैं सर आपको कैसा लगा। और जेन्युइनली ये मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट, सर आपको अच्छा लगा तो ही परचेज करना। जितने युवाओं को जैसे हम इंटर्नशिप के माध्यम से उनको रोजगार देने में, या फिर हम बहुत लोग हैं जो अपना खुद का करते हैं। संजय है, वो अभी 3-4 करोड़ रुपए का महीने का धंधा करता है, ई कॉमर्स का काम करता है, बहुत सी चाइना से माल मंगा के। ये और भी जो लोग हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ये आगे बढ़ रहे हैं। बस आप मेरे कॉम्पिटिटर मत बनना। बाकी तो मैं बहुत सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ, मुझे खुशी होती है एक्चुअली, क्योंकि देखिए मुझे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। तो अब लोग अगर अपनी वजह से आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो ये हैं हमारे साथ बाइसो धाकड़ जी, और किस तरह से वो अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे देश, किसान और गुणवत्ता, कि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो और लोगों को पता हो कि वो क्या खा रहे हैं, और जो भी खाएं अच्छा खाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहता हूँ, आप भी जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि किसानों को जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको बाहर लाना, वो आप काम कर रहे हैं। उससे बहुत दूसरे किसान हैं वो इंस्पायर होते हैं, वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वो आप बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। मैम आपका स्वागत है, मध्य प्रदेश में आइए। मध्य प्रदेश में हमारी तरह काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। ऑर्गेनिक खेती हो, चाहे वो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो मशरूम का काम हो, ऑर्गेनिक हल्दी का काम हो, या ऑर्गेनिक मिलेट्स का काम। ऑर्गेनिक मिलेट्स का काम तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं काफ़ी ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स में मिलाऊंगा, जिससे मिलके आपको भी देखने को उनका विजन और उनका जो काम करने का तरीका है, और वो बारीकी से आप देखेंगे। आप सबसे पहले हमारे फार्म पे आइए, वहाँ स्टे कीजिए, वहाँ हमारा पूरा टेंट का वो लगा रहता है, और वो सब कुछ मतलब ना गांव होता है ना सिटी होती है वहाँ पे, या तो सुकून होता है बहुत। और हम लोग एक्चुअली बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रोक्योर किया जाता है, किस तरह से इवन एक मधुमक्खी शहद को, नेक्टर कैसे कलेक्ट करती है, फूल से आता है, किस तरह से वो स्टोर करती है, किस तरह से हम निकालते हैं, किस तरह से हम सेफ्टी चीज़ों उसका ध्यान रखते हैं, किस तरह से हम हाइजीन का ध्यान रखते हैं, और किस तरह से फिर इंदौर जाके हमारा पैकेजिंग होता है और एंड यूजर तक पहुँचता है। तो वो हमारा पूरा सप्लाई चेन है, वो भी हम लोगों को दिखाना चाहेंगे उसमें, ताकि लोगों में वो भरोसा बन सके कि इसमें कोई ना तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ना ही कोई किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन है, ना ही किसी की तरह का क्वालिटी के साथ समझौता है या क्वालिटी के साथ में छेड़खानी है। तो आप इंदौर भी हमारे ऑफिस आइएगा,
और हमारे प्लांट पे भी आइएगा। जी ज़रूर ज़रूर। Thank तो you. डेफिनेटली हमारी जो टीम है वो ऑल ओवर इंडिया जाती भी रहती है। जी। तो डेफिनेटली वी विल कम टू योर प्लेस, हम आएंगे आपके वहाँ और बेटर वे में हम जानेंगे आपके काम को, और लोगों तक हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में और अपना नाम कमाना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाह रहे हैं, हम उनको अपने किसान ऑफ इंडिया चैनल के थ्रू सामने लाएं, और जो यूथ है आज का उसको भी हम उसको प्रेरित कर सके। थैंक यू सो मच। आप किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड आपने देखा, और ऐसे ही यूथ की स्टोरीज़, किस तरह से आज का यूथ जो है वो देश भर में अपना नाम कमा रहा है, और साथ ही साथ उसका विजन बड़ा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाए और अपना ब्रांड यानी कि भारत का जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल लेवल पर दिखाए। थैंक यू सो मच हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।